हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अब अपना फाइनली रेशियोज का चैप्टर स्टार्ट हो रहा है और लास्ट में इसके बाद बचेगा लेवरेजेस और उसके बाद अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर्स कंप्लीट होता है दोस्तों। तो रेशियोज का वन शॉट रहने वाला है। लगभग आप मान के चलो कि 1.5 घंटे के अंदर अपन रेशियोज के वन शॉट को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, इसको करने से पहले हमें कुछ बेसिक्स आने चाहिए, तो हम पहले बेसिक्स भी पढ़ेंगे और उसके बाद रेशियोज के वन शॉट पे जाएंगे। ठीक है, अच्छा, अगर आप लोगों को दोस्तों मदद हो रही है प्लीज आप लोग कमेंट करो और साथ ही साथ इन वीडियोस को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं, जल्दी से आ जाओ। सबसे पहले रेशियोज में करना क्या है। रेशियोज है क्या, तो रेशियोज के अंदर दोस्तों दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को जब हम आपस में रिलेट करते हैं, उनका रिलेशनशिप बताते हैं, तो वो रेशियोज कहलाता है दोस्तों। और हमें कौन से रेशियोज पढ़ने हैं, हमें फाइनेंशियल रेशियोज पढ़ने हैं। हमें सिर्फ रेशियोज नहीं पढ़ना, हमें फाइनेंशियल रेशियोज पढ़ना है। सिर्फ रेशियोज का मतलब होता है दो टर्म्स के बीच में आपस में रिलेशन बताना, और जब हम फाइनेंशियल रेशियोज पढ़ेंगे तो वो दो टर्म कौन सी होगी, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की दो टर्म्स होगी। तो रेशियोज के अंदर हमें क्या पढ़ना है, हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट के दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को आपस में कंपैरिजन करना है, आपस में उनके रिलेशनशिप बतानी है। फॉर एग्जांपल नेट प्रॉफिट एंड सेल्स, इन दोनों के बीच में हम क्या बताएंगे, रिलेशन बताएंगे। फॉर एग्जांपल इक्विटी एंड डेट, फॉर एग्जांपल ग्रॉस प्रॉफिट एंड सेल्स, फॉर एग्जांपल रिटर्न, मतलब ईबीआईटी लिख रहा हूं मैं इसको, ईबीआईटी एंड अपने पास इसमें रहेगा कैपिटल एम्प्लॉयड, इनके बीच में रिलेशन। तो ऐसे कोई भी दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो हमने कहां से उठाए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से उठाए, उनके बीच में रिलेशनशिप बताना इज नोन एज फाइनेंशियल रेशियोज। ठीक है, तो ये क्या एग्जांपल है, इसके ऊपर अपन बाद में बात करेंगे। तो अभी हमें क्या करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सबसे पहले हमारे पास रहेगा बैलेंस शीट। तो हम पहले बैलेंस शीट को समझ लेते हैं। बैलेंस शीट में हमारे पास फिक्स एसेट होती है, करंट एसेट होती है, और करंट एसेट के अंदर हमारे पास स्टॉक रहता है, डेटर रहता है और कैश रहता है। लायबिलिटी साइड में हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल रहता है, हमारे पास रिजर्व एंड सरप्लस रहता है, हमारे पास प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रहता है, और हमारे पास करंट डेट रहता है, और हमारे पास करंट लायबिलिटीज रहती है। ये कुछ फिगर्स है जो हमारे पास रहते हैं। अब इसमें अगर मैं बात करूं, इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस को अब मिला लोगे तो ये इक्विटी कहलाएगा, आपको ये बात ध्यान रखनी है। और अगर इसके अंदर मैं प्रेफरेंस भी मिला लूं, तो वो इक्विटी शेयर होल्डर फंड कहलाएगा, शेयर होल्डर फंड कहलाएगा। तो ये शेयर होल्डर फंड कहलाएगा। और अगर मैं इसके अंदर डेट भी मिला लूं तो फिर ये हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो पहले तो हमें इन वर्ड्स का मतलब पता होना चाहिए। अगर हम सिर्फ इक्विटी की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर शेयर कैपिटल भी आता है, रिजर्व एंड सरप्लस भी आता है। और अगर हम शेयर होल्डर फंड की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर प्रेफरेंस भी आ जाता है। और अगर हम कैपिटल एम्प्लॉयड की बात कर रहे हैं तो साथ में डेट भी आ जाता है। तो साथ में डेट भी आ गया। तो कैपिटल एम्प्लॉयड में कौन कौन आ गए, जितना भी पैसा आपने लॉन्ग टर्म के रूप में बिजनेस में इन्वेस्ट किया हुआ है, लॉन्ग टर्म के रूप में जितना भी पैसा आपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया हुआ है वो सब कैपिटल एम्प्लॉयड में आएगा। तो इसका मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या हो गया, जितना भी लॉन्ग टर्म पैसा है, फिर भले वो इक्विटी हो, फिर भले वो प्रेफरेंस हो, फिर भले वो डेट हो, ये सब इसके अंदर आएंगे। सर रिजर्व एंड सरप्लस नहीं आएगा क्या, अरे भैया इक्विटी में दोनों आ गए, उसकी कैपिटल भी आ गई, रिजर्व एंड सरप्लस भी आ गया। क्या आपको ये बात समझ आई, हाँ सर ये बात समझ आ गई।
तो इसका क्या मतलब हो गया, ये जितना भी लॉन्ग टर्म पैसा बिजनेस में लगाया गया है वो सब कैपिटल एम्प्लॉयड है। ये पैसा यूज किसके लिए आता है, जिससे हम एसेट खरीद सके। सर कौन सी एसेट खरीद सके, नेट एसेट खरीद सके। हमें कौन सी एसेट खरीदनी है, नेट एसेट। ये तो सर पहली बार सुना है, नेट एसेट खरीदना। नेट एसेट का मतलब होता है फिक्स एसेट, फिक्स एसेट प्लस करंट एसेट। बट करंट एसेट का वो हिस्सा नहीं लेना जो करंट लायबिलिटी ऑलरेडी पूरा कर चुका है। तो क्या फॉर्मूला बना, फिक्स एसेट प्लस करंट एसेट। ये हमारी ग्रॉस एसेट्स हो गई, माइनस करंट लायबिलिटी कर दिया तो ये हमारी नेट एसेट्स होगी। इसका मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड का पैसा नेट एसेट में जाता है। तो अगर मैं बोलूं सोर्स के बारे में, अगर मैं बोलूं सोर्स ऑफ फंड, तो उसका नाम होगा कैपिटल एम्प्लॉयड। और इस सोर्स ऑफ फंड का क्या होता है, बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाता है। तो इस सोर्स ऑफ फंड को हम क्या बोलेंगे, नेट एसेट, जब उसका एप्लीकेशन देखा जाएगा, एप्लीकेशन ऑफ फंड। तो अगर सोर्स ऑफ फंड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड, एप्लीकेशन ऑफ फंड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो नेट एसेट है। तो क्या है, नेट एसेट है। क्या आपको ये बात समझ आई? तो क्या सब दोनों का फिगर सेम होता है? यस। अगर एक जगह से पैसा आया है तो दूसरी जगह लगाना है तो भाई दोनों का जोड़ भी तो बराबर ही होगा। तो दोनों का जोड़ बराबर होता है कैपिटल एम्प्लॉयड और नेट एसेट का। बस नेट एसेट एसेट साइड से निकाली जाती है, कैपिटल एम्प्लॉयड लायबिलिटी साइड से निकाली जाती है। और अगर मैं इन दोनों को बोलूं तो क्या इसको वर्किंग कैपिटल भी बोल सकता हूं। इसका मतलब मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड का पैसा दो जगह लगा है, फिक्स एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल। ये हमारा कंक्लूजन है कैपिटल एम्प्लॉयड का। ठीक है। अच्छा, अगर मैं देखना चाहूं कि भाई ये मेरे पास कौन कौन से रेशियोज में पड़े हैं, इक्विटी कितना है, रिजर्व एंड सरप्लस कितना है, प्रेफरेंस शेयर कितना है, तो इसको बोलते हैं मैं अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को देख रहा हूं। यहां पे कैपिटल का मतलब क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो मैं अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को देख रहा हूं। और अगर मैं कह दूं इन सबका मतलब करंट लायबिलिटी को भी अगर मैं इंक्लूड कर लेता हूं और फिर कहता हूं अब बताओ साहब कौन कौन से रेशियो में है, तो आप इसको नाम दोगे फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। क्या नाम दोगे, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। तो अगर शुरुआत वाले आइटम लिए गए तो कैपिटल स्ट्रक्चर, साथ में इसको भी डाल दिया गया तो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। तो कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं है। ये मत बोलना सर इन चारों का मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड और इन्हीं चारों का मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर, नहीं। कैपिटल एम्प्लॉयड इन चारों को बोलते हैं, बट ये कितने कितने होंगे, इनका स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसको कैपिटल स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो जब कैपिटल एम्प्लॉयड के स्ट्रक्चर को देखा जाता है तो वो कैपिटल स्ट्रक्चर कहलाता है। ठीक है। और जब पूरे फाइनेंशियल बैलेंस शीट का देखा जाता है तो वो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर कहलाता है। तो पैसा कहां कहां से लाना है, इस कैपिटल स्ट्रक्चर, और इन चारों को जोड़ देंगे तो क्या कहलाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। ये हमने बात कर ली। तो कुछ बेसिक्स हम देख लेते हैं। हमारे पास यहां पे इक्विटी शेयर कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस है, प्रेफरेंस शेयर से, डेट है, करंट लायबिलिटीज, फिक्स एसेट है, करंट एसेट है, स्टॉक है, डेटर है, कैश है। अगर मैं इन चारों को जोड़ दूं तो क्या ये कैपिटल एम्प्लॉयड कहलाएगा। तो कैपिटल एम्प्लॉयड में कौन आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। एक बात ध्यान रख लेना, रिजर्व एंड सरप्लस प्रॉफिट एंड लॉस का प्लस बैलेंस होता है। तो अगर हमारे पास फिक्टिशियस एसेट है तो वो माइनस बैलेंस होगा, माइनस का होगा, किसका होगा, माइनस का। तो इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस प्रेफरेंस प्लस डेट, और इस रिजर्व एंड सरप्लस में से माइनस हो जाएगा फिक्टिशियस एसेट, क्योंकि रिजर्व एंड सरप्लस का नेगेटिव बैलेंस होता है। ठीक है। वो यहां पे लिखते हैं हम फिक्टिशियस एसेट अगर होती है तो, बट आजकल दिखती नहीं है तो मैंने भी लिखी नहीं है। बट अगर होगी तो रिजर्व एंड सरप्लस जहां जहां जाएगा वहां वहां ये फिक्टिशियस एसेट माइनस होगा, क्योंकि वो रिजर्व एंड सरप्लस का एक तरीके से नेगेटिव बैलेंस है। फिर हम बात करते हैं, भाई ये तो हो गया, हमने देख लिया पैसा आया कहां से, सोर्स की साइड से देख लिया। अगर मैं इसी को एप्लीकेशन की साइड से देखूं तो ये क्या कहलाएगा, फिक्स एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। और जहां पे करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी क्या, वो वर्किंग कैपिटल हो गया। तो इसको बोलेंगे अपन नेट एसेट। कुल मिला के लॉन्ग टर्म फंड जो बिजनेस में इन्वेस्ट हुए हैं प्रॉफिट कमाने के लिए, वो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड है। शेयर होल्डर फंड क्या होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस और प्रेफरेंस। शेयर होल्डर फंड को ही नेटवर्थ बोलते हैं, प्रोपराइटर फंड बोलते हैं। तो अगर इक्विटी प्लस प्रेफरेंस हुआ, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस हुआ
तो यही हमारा कौन है, शेयर होल्डर फंड है, यही हमारा नेटवर्थ है और यही हमारा प्रोपराइटर फंड है। अगर मैं बात करूं इक्विटी शेयर होल्डर फंड में कौन कौन आता है, इसको इक्विटी भी बोलते हैं, इसी को बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी भी बोलते हैं। सर बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी क्यों बोलते हैं, क्योंकि दोनों फिगर बैलेंस शीट से लिए जाते हैं, इसको बोलते हैं बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी। बट जब इन चीजों को मार्केट वैल्यू पे ले लिया जाता है तो उसको मार्केट कैपिटलाइजेशन बोला जाता है, मार्केट कैप बोलते हैं। सर कैसे लेते हैं मार्केट वैल्यू पे, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय मार्केट प्राइस, तो ये कहलाती है मार्केट वैल्यू, ये कहलाती है मार्केट वैल्यू। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या हो गया, जब शेयर्स को किस पे ले लिया जाए, इनटू मार्केट वैल्यू करके ले लिया जाए, तो ये मार्केट कैपिटलाइजेशन कहलाता है। मार्केट वैल्यू ऑफ डेट क्या होता है, जब डेट को मार्केट वैल्यू पे ले लिया जाए, तो डेट को भी मार्केट वैल्यू पे ले लिया, इक्विटी को भी मार्केट वैल्यू पे ले लिया, तो जब दोनों को जोड़ोगे तो पूरी फर्म मार्केट वैल्यू पे आ जाएगी, तो इसको बोलेंगे वैल्यू ऑफ फर्म। तो वैल्यू ऑफ फर्म क्या होता है, जब सारे पूरे के पूरे सबको मार्केट वैल्यू पे ले लिया जाए। तो अगर बताओ इक्विटी को मार्केट वैल्यू पे लिया जाएगा तो मार्केट कैप, प्रेफरेंस को लिया जाएगा तो वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर, डेट को लिया जाएगा तो वैल्यू ऑफ डेट, और इन सबको लिया जाएगा तो वैल्यू ऑफ फर्म। तो इन सबको लिया जाएगा तो वैल्यू ऑफ फर्म। क्या आपको ये बात समझ आई? और लेते कैसे हैं, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस। डिवेंचर में कैसे लेंगे, नंबर ऑफ डिवेंचर इनटू मार्केट प्राइस। प्रेफरेंस में कैसे लेंगे, नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर इनटू मार्केट प्राइस। सबको जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगी, वैल्यू ऑफ फर्म आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, मैंने बता दिया कि भाई जो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड है उसका मिक्स कैसा रहेगा, कौन कितना रहेगा, उसको कैपिटल स्ट्रक्चर बोलेंगे। और जब इसके अंदर सारे सोर्स ऑफ फाइनेंस आ जाएंगे, मतलब करंट लायबिलिटी भी आ जाएगा, तो इसको फाइनेंशियल स्ट्रक्चर बोलेंगे। वर्किंग कैपिटल क्या होगा, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज होगा। ये हमारी बैलेंस शीट कंप्लीट होती है। आपको इसमें सारे वर्ड्स अब पता होने चाहिए। अब अगर मैं बात करूं प्रॉफिट एंड लॉस की, अगर मैं बात करूं प्रॉफिट एंड लॉस की, तो प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक होता है, परचेजेस होता है, ग्रॉस प्रॉफिट होता है, सेल्स होता है, क्लोजिंग स्टॉक होता है, एडमिन, सेलिंग, इंटरेस्ट, टैक्स, नेट प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट। अब इसमें अपने को ध्यान रखना है कि भाई ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, या सेल्स माइनस जीपी होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। करेक्ट। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में अगर मैं एडमिन जोड़ दूं और सेलिंग एक्सपेंसेस जोड़ दूं तो ये कहलाती है ऑपरेटिंग कॉस्ट। क्या कहलाती है, ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्या जोड़ दिया जाए, एडमिन और सेलिंग, तो ये क्या कहलाती है, ऑपरेटिंग कॉस्ट। और अगर इन दो को अकेले को लिया जाए तो ये कहलाते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्या कहलाते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। बट जब इनके साथ सीओजीएस जोड़ दिया जाता है तो ये कहलाती है ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट, ये अपने दोनों हो गए फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर्स, इसको बोलेंगे अपन फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर, या फिर इनको बोलेंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है। हो सकता है यहां पे नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स भी आ जाए, हो सकता है बाय इंटरेस्ट करके यहां पे अपने पास, सॉरी बाय इंटरेस्ट करके यहां पे नॉन ऑपरेटिंग, बाय इंटरेस्ट करके अपने पास नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी आ जाए, हो सकता है, बट मैंने नहीं ली। तो अभी बोलो क्या आ गया, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया यहां से, इसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जोड़े तो ये ऑपरेटिंग कॉस्ट आ गई। अगर सेल्स में से जीपी हटा दे, सेल्स में से अगर जीपी हटा दे तो क्या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आया। सेम तरीके से अगर सेल्स में से ऑपरेटिंग प्रॉफिट हटा दे तो ऑपरेटिंग कॉस्ट आती है। या फिर एक और तरीके से बोलूं, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हटा दो तो जीपी आता है, सेल्स में से ऑपरेटिंग कॉस्ट हटा दो तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स आते हैं, और अगर सेल्स में से ऑपरेटिंग कॉस्ट भी हटा दो, नॉन ऑपरेटिंग कॉस्ट भी हटा दो तो नेट प्रॉफिट आते हैं। तो कौन आते हैं, नेट प्रॉफिट आते हैं। तो सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज जीपी, सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट, सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड नॉन ऑपरेटिंग कॉस्ट इज नेट प्रॉफिट, तो ये सारी बातें मैंने नीचे लिखी हुई है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे आएगा, तो बस मैंने लिखा अगर सेल्स को कॉस्ट की फॉर्म में लिख लिया जाए तो वो क्या कहलाती है, ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहलाती है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और कैसे निकल सकती है, अगर आप सेल्स की यूनिट को कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दो, इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग इट विद सेलिंग प्राइस,
If you multiply it with cost price, then it will give answer in cost of goods sold. अगला ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, जिसको ओपेक्स भी बोलते हैं, एडमिन एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे। ऑपरेटिंग कॉस्ट में क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इनके अंदर आके जुड़ जाता है। फाइनेंस एक्सपेंसेस क्या होता है, इंटरेस्ट और टैक्स होते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, सेल्स में से ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस करना होता है। सेल्स इज ऑल्सो नोन एज रेवेन्यू, वो तो सबको ही पता है। रेवेन्यू एक होती है इनकम, एक होती है रेवेन्यू। नेट प्रॉफिट इज इनकम बट सेल्स इज रेवेन्यू। मीनिंग ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, मीनिंग ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, लॉन्ग टर्म एसेट में जितना भी खर्चा किया गया वो कैपिटल एक्सपेंडिचर, ऑल्सो नोन एज कैपेक्स। फिर मैंने नीचे समझाया हुआ है, मान लो कॉस्ट ऑफ गुड्स 60% है सेल्स की, तो सेल्स की 40% जीपी होगी। ऑपरेटिंग कॉस्ट 60% है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 40% होगा। ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड नॉन ऑपरेटिंग कॉस्ट 60% है तो नेट प्रॉफिट 40% होगा। तो ये सारे रिलेशन मैंने यहाँ पे बताए हुए हैं। ये हमारा क्या हो गया भाई, ये हमारा P&L स्टेटमेंट हो गया। अब इसी के साथ हमारे पास आता है इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट का सीधा सा हिसाब है, सारे कैश इनफ्लोज जोड़ दो और सारे कैश आउटफ्लोज इसमें से माइनस कर दो। क्या सेल्स हमारा कैश इनफ्लो है, यस, और ये सब हमारे कैश आउटफ्लोज है, इसको माइनस कर दो एक चीज को छोड़कर। क्या इसका मतलब इसके अंदर सर नॉन कैश भी आते हैं, यस, नॉन कैश भी माइनस होते हैं। तो एक तरीके से इनकम स्टेटमेंट भी बन कैसे रहा है, सारी इनकम्स ऊपर लिख दी माइनस ये सारे एक्सपेंसेस कर दिए। अब इस एक्सपेंसेस में नॉन कैश भी होंगे और कैश भी होंगे। तो अगर आप इसमें से नॉन कैश वाले आइटम नहीं लोगे तो आपके पास सिर्फ कैश प्रॉफिट्स बचेंगे और ये आपके काम आते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर। तो इसके अंदर असली में हो क्या रहा है, इनकम्स माइनस एक्सपेंसेस, या फिर मैं क्या बोलूं, कैश इनफ्लोज माइनस कैश आउटफ्लोज, बट इसके अंदर नॉन कैश भी होते हैं। तो आप अगर इसको कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो बनाना चाहते हो, अभी है नहीं क्योंकि अभी इसमें नॉन कैश भी है, अगर बनाना चाहते हो तो आप इसमें नॉन कैश वाला आइटम मत लेना, जैसे कि डेप्रीसिएशन। तो क्या सर अभी डेप्रीसिएशन माइनस होगा, यस अभी होगा, बट अगर इस स्टेटमेंट को कैश का बनाना हो, किसका बनाना हो, कैश का, तो इसमें से डेप्रीसिएशन माइनस नहीं किया जाता, एमोटाइजेशन माइनस नहीं किया जाता। तो जितने भी नॉन कैश आइटम है वो माइनस नहीं किए जाते। अदरवाइज क्या स्टेटमेंट होता है, सारी इनकम माइनस सारे एक्सपेंसेस, बट वहीं पे कैश एक्सपेंसेस माइनस होंगे तो नीचे कैश फ्लो बचेगा। क्या बचेगा, कैश फ्लो, विच इज ऑल्सो नोन एज सीफेट। तो यहां पे आएगा सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, हमारे पास बचा कंट्रीब्यूशन। सर कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल हमने किसी को 1000 रुपए का सामान दिया और 200 रुपए का उसके ऊपर हाथों हाथ खर्चा हो गया, क्या नेट हमारे पास उससे 800 रुपए बचे, यस सर 800 रुपए बचे। इसका मतलब वो हमारे लिए 800 रुपए कंट्रीब्यूट करके गया, इसलिए इसका नाम होता है कंट्रीब्यूशन। क्या अब हम उसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे, यस। इसके अंदर डेप भी होगा, क्या डेप भी माइनस होगा, यस डेप भी माइनस होगा। बट अगर आप इसी स्टेटमेंट को कैश फ्लो के पर्पस के लिए बना रहे होगे तो यहां पे फिर डेप माइनस नहीं होगा। समझ गए आप लोग बात, जो मैं शुरुआत में बोला स्टेटमेंट के। वैसे ही क्या हुआ, इनकम माइनस एक्सपेंसेस, बट इसमें कभी कभार क्या किया जाता है, कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लोज भी किए जाते हैं जब हमें कैश फ्लो बनाना होता है, सीफेट निकालना होता है। और एक तरीका क्या होता है, इनकम माइनस एक्सपेंसेस। इसका मतलब सर ये दो तरीके से बनेगा, यस, टाइप 1 एंड टाइप 2। एक इसको कैश फ्लो के हिसाब से बनाया जाता है और एक इसको बिना कैश फ्लो के हिसाब से बनाया जाता है। अभी अपन कौन सा पढ़ रहे हैं, बिना कैश फ्लो वाला, ठीक है। कैश फ्लो वाला पढ़ेंगे तो क्या करेंगे, बस जो नॉन कैश आइटम है उनको माइनस नहीं करेंगे। कंट्रीब्यूशन आ गया, माइनस फिक्स कॉस्ट कर दी, अभी इसके अंदर डेप्रीसिएशन माइनस हो रहा है, ध्यान रखना, ठीक है। जैसे कि बिल्डिंग का रेंट, इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। क्या बोलते हैं इसको, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, ठीक है। ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट की, तो अब बताओ ये खर्चा भी अपना ऑपरेटिंग, ये खर्चा भी ऑपरेटिंग, इसका मतलब ये दोनों ऑपरेटिंग कॉस्ट हो गए। सेल्स में से ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस करते हैं तो क्या ऑपरेटिंग प्रॉफिट बचता है। इसका मतलब सर ईबीआईटी इज आल्सो नोन एज ऑपरेटिंग प्रॉफिट, यस दिस ईबीआईटी इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। रीजन, वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट इज ऑपरेटिंग कॉस्ट, ये दोनों मिला के क्या होते हैं, ऑपरेटिंग कॉस्ट। और अभी ऊपर पड़ क्या है, ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस करेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बचेगा। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट में वैसे कौन कौन आता है सर, सेलिंग आता है, एडमिन आता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आता है। तो आप ये कहना चाहते हो सर इस वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट के अंदर ये तीनों आ गए, यस, सेलिंग भी आ गया, एडमिन भी आ गया, डिस्ट्रीब्यूशन भी आ गया और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी आ गया। और हमारे फाइनली क्या दे दिया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट विच इज आल्सो नोन एज ईबीआईटी। अब क्या करना होता है दोस्तों, ईबीआईटी आने के बाद अब हमें जिन जिन जनों से हमने पैसा लिया हुआ है
उन सबको जो रिटर्न में देना है वो वापस रिटर्न में देंगे। फॉर एग्जाम्पल मुझे बताओ पैसा किस किस से लिया हुआ है सर? डेट से लिया हुआ है, प्रेफरेंस से लिया हुआ है, इक्विटी से लिया हुआ है। तो भाई इसका मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड से लिया हुआ है। यस, तो ईबीआईटी किन लोगों के लिए बचा है? कैपिटल एम्प्लॉयड वाले लोगों के लिए बचा है। जिससे भी पैसा लिया हुआ है अब उनको देना शुरू करो। सबसे पहले नंबर लगता है इंटरेस्ट का, तो सबसे पहले इंटरेस्ट दे देंगे। अब हम बोलेंगे अर्निंग बिफोर टैक्स, टैक्स दे देंगे अर्निंग आफ्टर टैक्स। तो डेट वालों को इंटरेस्ट दे दिया। अब प्रेफरेंस वालों का नंबर, तो माइनस पीएस डिविडेंड। अब अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी, अब इक्विटी वालों का नंबर, अब इक्विटी को दे दिया। अब हमारे पास बच गया रिटेन अर्निंग्स या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जो किसी को नहीं दिए, बिजनेस में रख लिए, जिससे हम इसको फर्दर इन्वेस्ट करें, हम इसको फर्दर इन्वेस्ट करें और इस पे हम पैसा कमाएं, हम इस पे रिटर्न कमाएं। ठीक है, तो बोलो क्या स्टेटमेंट रहेगा? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन बचेगा, माइनस फिक्स कॉस्ट। हमारे पास क्या बचेगी? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से इंटरेस्ट माइनस करेंगे, तो ये हमारे पास अर्निंग बिफोर टैक्स बचा, टैक्स हटाया तो अर्निंग आफ्टर टैक्स। तो मुझे बताओ यहां तक ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस हो गई, यहाँ पे नॉन ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस हो गई, अभी अपन ने ऊपर देखा था। तो सर ये जो बचा क्या ये नेट प्रॉफिट हुआ? यस ऑफ कोर्स इट इज नेट प्रॉफिट। तो दिस इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड दिस इज नेट प्रॉफिट। क्या सर पूरे स्टेटमेंट में ग्रॉस प्रॉफिट की जगह है? बिल्कुल नहीं है, ग्रॉस प्रॉफिट की कोई जगह नहीं है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, बट आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, और आप यहां पे लिख दो ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, फिर माइनस कर दो एडमिन एंड सेलिंग, तो फिर आप आ जाओगे वापस से ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे, और ईबीआईटी भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहलाता है। ठीक है, तो अब बोलो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट ईबीआईटी, नंबर लगा लो। सबसे पहले इंटरेस्ट को दे दो, अर्निंग बिफोर टैक्स आ गया, टैक्स हटा दो, अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गया। अब पीएस का नंबर, पीएस डिविडेंड हटा दो, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर आ गया, इक्विटी शेयर होल्डर को दे दो, कुछ पैसा बिजनेस में रख लो और इसको री इन्वेस्ट कर कर इस पे पैसा कमा लो। अगला स्टेटमेंट क्या है? आप यहां से बस डेप्रीसिएशन माइनस मत करना, तो आपका ये जो बचेगा फिर वो क्या बचेगा? यहाँ पे अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी था ना, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी था ना, तो फिर जो बचेगा वो आपके पास क्या बचेगा? ये जो अर्निंग आफ्टर टैक्स बचा, ये जो आपके पास बचेगा, ये सीधे अब की बार नेट प्रॉफिट नहीं बचेगा, इस बार आपके पास ये सी फैट बचेगा। व्हाट डू यू मीन बाय सी फैट? सी फैट इज कैश फ्लोज, कैश फ्लोज। तो नेट प्रॉफिट की जगह कौन ले लेता है? कैश फ्लोज ले लेता है। आपको बात समझ आई? ठीक है, तो ये अपने पास सारे बेसिक्स हो गए दोस्तों। अपने को इसमें 25 मिनट्स लग गए, बट अब अपने को आगे बहुत फायदा होने वाला है। तो आ जाओ फटाफट रेशियोज में। रेशियोज की अगर बेसिक्स की बात करें तो रेशियोज होता क्या है? दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस के बीच में क्या करना है भाई? रिलेशन बताना है। और हमें किस में बताना है? फाइनेंशियल रेशियोज की बात हो रही है। तो फाइनेंशियल रेशियोज की बात हो रही है तो ये कहां से आएंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट से आएंगे। आपस में लॉजिकली मैनर में कनेक्टेड होने चाहिए, जैसे कि टैक्स और सेल्स आपस में कनेक्टेड नहीं है। टैक्स इनकम से कनेक्टेड होता है, ना कि सेल्स से। तो टैक्स इज नॉट कनेक्टेड विद सेल्स, तो इन दोनों के बीच में कोई रेशो भी नहीं निकलेगा। तो लॉजिकल मैनर में ये कनेक्टेड होने चाहिए, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, अगला ये इंडिविजुअल फिगर्स भी हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ फिगर्स भी हो सकते हैं। भाई इसका काम क्या है? जिससे जो भी स्टेक होल्डर है वो परफॉर्मेंस देख पाए, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस देख पाए, और साथ ही साथ डिसीजन ले पाए कि फर्म किस डायरेक्शन में जा रही है। फिर इसका सोर्स कहां से होगा? आप एनुअल रिपोर्ट्स देखोगे, इंटीम फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखोगे, नोट्स टू अकाउंट्स, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, बिजनेस पीरियोडिकल्स, क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज लोगे, और फिर पता लगाओगे रेशियोज कौन से निकालने हैं, कैसे निकालने हैं। कुल मिला के हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखना पड़ेगा, मतलब बैलेंस शीट देखनी पड़ेगी, P&L देखना पड़ेगा, और साथ ही साथ इनकम स्टेटमेंट देखना पड़ेगा। तो अगर मैं बात करूं ये रेशियोज है, ये सारे रेशियोज किनको ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं? बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और P&L। ठीक है, अच्छा सबसे पहले अगर मैं बात करूं कौन कौन से रेशियोज होते हैं, पहले आप याद रखोगे शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, जो आपको ये बताएगा कि आपके पास अभी पैसा देने के लिए है क्या, जिनका पेमेंट 1 साल के अंदर अंदर करना है, वो आपको शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी बताएगा। फिर दूसरा आएगा लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। अगर 1 साल से आप ज्यादा की बात करोगे, आगे की देखोगे, तो क्या आपके पास 1 साल से के बाद कितना आपने लोन लिया हुआ है वो आपको देखना होगा। तो इसमें क्या है? ये आपकी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी बताएगा क्या आपके पास आज आप दिवालिये तो नहीं हो जाओगे 1 साल के अंदर अंदर कर, आपके पास इतना पैसा तो है ना कि आप करंट लायबिलिटीज को पेमेंट कर पाओगे। फिर इसके बाद लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी में क्या आता है कि भाई आपने लोगों से कितना पैसा उठाया हुआ है। अगर ज्यादा पैसा उठाया हुआ है तो लॉन्ग टर्म में आपको दिक्कत आएगी सॉल्वेंट होने में, आप दिवालिये हो सकते हो लॉन्ग टर्म में। फिर तीसरा आता है दोस्तों एक्टिविटी, मतलब आपकी एफिशिएंसी, परफॉर्मेंस, टर्नओवर। इसका मतलब आपकी एसेट्स कैसा काम कर रही है, क्या आपकी एसेट्स अच्छा काम कर रही है
या आपकी एसेट्स पुरानी हो चुकी है, बेकार हो चुकी है, वो इन रेशियो से पता चलेगा। तो लिक्विडिटी रेशियो से क्या पता चला, या जिसको शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो बोलूं, क्या पता चला इससे? इससे ये पता चला कि भाई आपकी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज कितनी कितनी है, क्या आप करंट लायबिलिटीज को आराम से पे कर पाओगे क्या। फिर अगला बात आता है भाई लेवरेज रेशियो या लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। इसमें क्या है, इसमें यह है कि भाई आपके पास कितना उधार लिया हुआ है, कहीं आपको लॉन्ग टर्म में जाके तो कोई दिक्कत नहीं होगी, उनको कितना पे करना है, उनको इंटरेस्ट कितना देना है, आपकी कमाई कितनी होनी चाहिए कि इंटरेस्ट पूरा आप पे कर पाओ, ये सारी चीजें लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी में देखनी पड़ेगी। इसमें क्या देखना पड़ेगा एफिशिएंसी रेशियो में, कि हमारी एसेट बराबर काम कर रही है या नहीं कर रही। अगला आता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। इसमें यह देखना होगा कि भाई हमारा नेट प्रॉफिट कितना है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स कितने हैं, ये सारे प्रॉफिट्स हमें देखने पड़ेंगे। तो टोटल हमारे पास कितने आ गए, 1 2 3 4। तो मेजर हमारे पास 4 टॉपिक है, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, एक्टिविटी रेशियोज या जिसका नाम है एफिशिएंसी रेशियोज, और चौथा हमारे पास आ गया प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। अब हम एक एक करके इसको स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूंगा एक्टिविटी रेशियोज से। किससे स्टार्ट करने जा रहा हूं? एक्टिविटी रेशियो से। एक्टिविटी रेशियोज आपको क्या बताने वाला है कि आपकी एसेट ढंग से काम कर रही है या नहीं कर रही, ये बताने वाला है। कैसे बताएगा, तो आ जाओ देखो। पहले ये बताओ कितनी एसेट्स होती है। सबसे पहले सर एक फिक्स एसेट होती है, एक करंट एसेट होती है, इनको जोड़ते हैं तो एक टोटल एसेट आती है, और फिर करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी माइनस कर देते हैं तो एक नेट एसेट आती है। फिक्स एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी एक नेट एसेट भी होती है। तो हमारे पास कितनी एसेट हो गई टोटल? फिक्स एसेट, करंट एसेट, टोटल एसेट, नेट एसेट। बस हमें यही देखना है क्या ये चारों चीजें ढंग से काम कर रही है या नहीं कर रही। तो कैसे देखेंगे, बस क्या इनकी मदद से हम सेल्स जनरेट कर पा रहे हैं, तो हमें यही देखना है क्या इनकी मदद से सेल्स जनरेट हो रही है। अगर सेल्स अच्छी खासी जनरेट हो रही है, इसका मतलब ये सारी एसेट्स हमारी एफिशिएंट है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? पहला बनेगा फिक्स एसेट टर्नओवर, फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो। तो क्या फॉर्मूला बनेगा भाई? ऊपर आएगी सेल्स और नीचे आएगी फिक्स एसेट। अगला बनेगा करंट एसेट टर्नओवर। करंट एसेट टर्नओवर में क्या होगा? करंट एसेट टर्नओवर रेशियो में क्या होगा? ऊपर आएगी सेल्स और नीचे आएगी करंट एसेट। इसका क्या मतलब हो गया? जैसे मान लो सेल्स 10 लाख है, फिक्स एसेट 2 लाख है, इसका मतलब योर फिक्स एसेट्स 5 गुना सेल्स जनरेट कर रही है। योर फिक्स एसेट्स क्रिएटिंग 5 टाइम्स सेल्स, मतलब आपकी एसेट जो फिक्स एसेट है 5 गुना सेल्स जनरेट कर रही है। तो सर 5 अच्छा है या बुरा है, मुझे नहीं पता। आपको इसके लिए इंडस्ट्री में जाके देखना पड़ेगा। मान लो इंडस्ट्री का ये वाला टर्नओवर 3 है, इसका मतलब दुनिया के पास अगर 2 लाख की फिक्स एसेट है तो वो 6 लाख ही क्या कर पा रहे हैं? सेल जनरेट कर पा रहे हैं। बट आपके पास फिक्स एसेट 2 लाख है, आप 10 लाख की सेल जनरेट कर पा रहे हो। इसका मतलब योर फिक्स एसेट्स आर एफिशिएंट, योर परफॉर्मेंस ऑफ योर फिक्स एसेट इज वेरी गुड। दैट्स व्हाई दीज रेशियोज आर नोन एज एफिशिएंसी रेशियो एज वेल एज परफॉर्मेंस रेशियो। एफिशिएंसी रेशियो भी बोलते हैं और परफॉर्मेंस रेशियो भी बोलते हैं। करंट एसेट टर्नओवर रेशियो, तो सेल्स अपॉन करंट एसेट। इसका मतलब आपकी करंट एसेट कितना सेल्स जनरेट कर रही है। सर ये कितना होना चाहिए रेशियो? मुझे नहीं पता, आपको इंडस्ट्री में जाके देखना पड़ेगा। आपको हमेशा खुद को दुनिया से कंपेयर करना पड़ेगा, अपने कॉम्पिटिटर से कंपेयर करना पड़ेगा। अगर मैं अभी आपको रेशियो बता दूं 3 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, वो गलत है। ऐसे नहीं होता, आपको हमेशा इंडस्ट्री से कंपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि हर कंपनी के फीचर्स अलग है। ठीक है, तो अगला आएगा अपना नेट एसेट टर्नओवर। क्या नेट एसेट को कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोलते हैं? तो इसका एक और नाम होगा कैपिटल टर्नओवर रेशियो। नेट एसेट टर्नओवर रेशियो या कैपिटल टर्नओवर रेशियो, तो फॉर्मूला बनेगा सेल्स अपॉन नेट एसेट, या इसी का एक और नाम होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। फिर इसके बाद दोस्तों अपने पास आएगी टोटल एसेट। तो टोटल एसेट टर्नओवर होगा, तो बोलो टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो का क्या होगा? सेल्स अपॉन टोटल एसेट, सेल्स अपॉन टोटल एसेट। तो इन सबसे क्या पता चल जाएगा भाई, ये लोग कितनी सेल्स जनरेट कर पा रहे हैं, इनकी एफिशिएंसी पता चल जाएगी। इनकी एफिशिएंसी पता चल जाएगी। क्या आपको ये बात समझ आई? ये बात तो समझ आ गई। बट आप यूं समझो, करंट एसेट के खुद के अंदर भी स्टॉक होता है और डेटर होता है और साथ ही साथ कैश होता है, और यहां पे करंट लायबिलिटीज भी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इन सब के भी टर्नओवर निकालने पड़ेंगे। तो अगर मैं बात करूं स्टॉक टर्नओवर, तो स्टॉक टर्नओवर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? अब आप लोग समझ चुके। ऊपर कौन आएगा? सेल्स आएगा,
और नीचे कौन आएगा, स्टॉक आएगा। सबसे पहली बात, स्टॉक का वैल्यूएशन कॉस्ट पे होता है, तो ऊपर सेल्स नहीं आएगा, फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा, क्योंकि जब सेल्स को कॉस्ट पे लिखा जाता है, जब सेल्स को कॉस्ट पे लिखा जाता है, इट इज नोन एज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो फॉर्मूला बनेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन स्टॉक। अच्छा, स्टॉक में मूवमेंट बहुत ज्यादा होता है, कभी खरीदा जाता है, कभी बेचा जाता है, तो स्टॉक को लिया जाएगा एवरेज स्टॉक। तो फॉर्मूला क्या बन गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। बाय चांस अगर क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ना दिया हो तो देन गो विद सेल्स। फर्स्ट प्रेफरेंस विल ऑलवेज बी विद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन देन गो विद सेल्स। अगली बात आती है एवरेज स्टॉक। समटाइम्स एवरेज स्टॉक इज नॉट पॉसिबल, देन गो विद क्लोजिंग स्टॉक। देन गो विद क्लोजिंग स्टॉक। एवरेज स्टॉक कैलकुलेट कैसे होता है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय। इस फॉर्मूले का मतलब क्या होता है, इस फॉर्मूले का मतलब होता है, जैसे मान लो अब मैं भले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलूं भले सेल्स बोलूं, एक ही बात है, तो मैं एक बार सेल्स बोल रहा हूं आसानी के लिए। 1 लाख रुपए की सेल्स है और मेरे पास 10,000 रुपए का स्टॉक है। सर इसका क्या मतलब हो गया, भाई आपके पास स्टॉक 10,000 का, मैंने जाके सामान चेक किया, अरे ये तो 10,000 का ही पड़ा है, अरे ये तो 10,000 का ही है, तो फिर आपने सेल्स 1 लाख कैसे कर दी। आपने मुझे आके समझाया, सर देखो 10,000 का स्टॉक है ना, हम बेचते हैं पैसा आता है, हम बेचते हैं पैसा आता है, हम बेचते हैं पैसा आता है, हम ऐसा साल में 10 बार कर लेते हैं, हम ऐसा 10 बार कर लेते हैं, मतलब हमारी ऐसी एक्टिविटी 10 बार है, खरीदना बेचना खरीदना बेचना खरीदना बेचना खरीदना बेचना। हम स्टॉक के साथ ये करते रहते हैं, आया स्टॉक बेचा, आया बेचा, आया बेचा, ऐसा हम 10 बार करते हैं, ये हमारी एक्टिविटी है। दैट्स व्हाई दीज रेशियोज आर आल्सो नोन एज एक्टिविटी रेशियोज। दीज रेशियोज आर आल्सो नोन एज एक्टिविटी रेशियोज, क्योंकि इसके अंदर एक्टिविटी दिखाई जाती है कि स्टॉक की एक्टिविटी कितनी है, 10 बार है। इससे ये भी पता चलता है भाई, इससे ये भी पता चलता है कि स्टॉक कितनी बार घूमा, आया गया आया गया आया गया। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज टर्नओवर। ये टर्नओवर रेशियोज इसलिए भी बोले जाते हैं क्योंकि सारे के सारे सेल्स पे डिपेंड है और सेल्स टर्नओवर ही कहलाती है। तो टर्नओवर रेशियोज भी हो गए, तो 4 नाम हो गए, एफिशिएंसी रेशियो, परफॉर्मेंस रेशियो, टर्नओवर रेशियोज, एक्टिविटी रेशियो, ये चारों नाम इसी के हैं। और हमने क्या बात सीख ली भाई, ये 10 आ गया, इसका मतलब क्या है, स्टॉक को 10 बार बेचा खरीदा जाता है। ठीक है, अच्छा अगर 10 बार खरीदा बेचा जाता है, अगर 10 बार खरीदा बेचा जाता है तो एक बार कितने दिन में बेचा खरीदा जाएगा, 360 दिन है। 10 बार करा गया तो क्या 36 डेज में आ गया। इसका मतलब 36 डेज तक हम स्टॉक के साथ कुछ नहीं करते, तो कुछ नहीं करते तो क्या उसको होल्ड करके रखते हैं, तो इसको बोलते हैं होल्डिंग पीरियड। इसको क्या बोलते हैं, होल्डिंग पीरियड। तो बताओ कैसे निकाला होल्डिंग पीरियड, 360 डिवाइडेड बाय स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो 360 डिवाइडेड बाय स्टॉक टर्नओवर रेशियो। अगर मैं इसको सॉल्व करने लगा तो 360 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्योंकि स्टॉक टर्नओवर रेशियो है, डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और जब डिवाइडेड बाय स्टॉक होगा तो ऊपर चला जाएगा, तो एवरेज स्टॉक ऊपर चला गया। तो इसका मतलब इस फॉर्मूले को उल्टा घुमा दिया और इंटू 360 कर दिया, इंटू क्या कर दिया 360। तो फॉर्मूला क्या बन गया, एवरेज स्टॉक डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इंटू 360। ये किसका फॉर्मूला बन गया, होल्डिंग पीरियड का। और अगर इस फॉर्मूले को सीधा लिखा जाए तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, टर्नओवर रेशियो का। तो स्टॉक के 2 फॉर्मूले, स्टॉक टर्नओवर, स्टॉक होल्डिंग। सीधा लिखोगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन स्टॉक, तो ये आएगा आपके पास क्या, टर्नओवर रेशियो। और इसी फॉर्मूले को उल्टा घुमा के इंटू 360 कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा भाई, आपका होल्डिंग पीरियड बन जाएगा। बट एक बात ध्यान रखना, अगर ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एनुअल दिया हुआ है तभी इंटू 360 होता है। अगर ये डेली दिया हुआ है तो आपको 360 नहीं करना, क्योंकि 360 करने का रीजन ही क्या होता है, इसको डेली बनाना होता है। क्योंकि देखो अगर यहां 360 होता तभी तो ऊपर गया वो 360, तो ये ऑलरेडी अगर डेली गिवन है तो इंटू 360 मत करना, ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो इसका मतलब सर स्टॉक के 2 फॉर्मूले हो गए, एक टर्नओवर रेशियो हो गया और एक होल्डिंग पीरियड हो गया। यस, टर्नओवर रेशियो तो वैसे ही निकलेगा जैसे बाकी सारी एसेट्स का निकला है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा बस सेल्स की जगह, और नीचे स्टॉक की जगह एवरेज स्टॉक आ जाएगा। बट जब इस फॉर्मूले को उल्टा घुमा दूंगा, एवरेज स्टॉक डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अगर ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एनुअल है तो इंटू 360 होगा, और इंटू 360 कब नहीं होगा, जब ये डेली, जब ये डेली है। क्या आपको ये बात समझ आई। तो स्टॉक के 2 फॉर्मूले हो गए। अगर मैं बात करूं सेम चीज डेटर के साथ, डेटर में भी 2 तरीके रहेंगे, एक टर्नओवर रेशियो होगा, एक टर्नओवर रेशियो होगा, और एक हमारे पास यहाँ पे कलेक्शन पीरियड होगा। जैसे उसमें होल्डिंग पीरियड था, इसमें कलेक्शन पीरियड होगा। समझते हैं टर्नओवर रेशियो निकलेगा कैसे, पहले वही ऊपर आती है सब में सेल्स और नीचे आता है जिसकी बात हो रही है, जैसे फिक्स एसेट टर्नओवर था तो ऊपर सेल्स नीचे फिक्स एसेट, ऐसे ही सेल्स अपॉन
नीचे डेटर। वही बात, डेटर बहुत ऊपर नीचे होते हैं इसलिए एवरेज लेंगे, और सेल्स क्रेडिट लेंगे क्योंकि डेटर क्रेडिट सेल्स के होते हैं। अब वही बात, फॉर्मूला उल्टा कर दो तो ऊपर आ गए डेटर्स अपॉन आ गई क्रेडिट सेल्स इंटू 360। इससे हमारा किसका बन जाएगा, कलेक्शन पीरियड का बन जाएगा। क्रेडिट सेल्स ध्यान रख लेना, अगर डेली है तो इंटू 360 नहीं होगा, और अगर एनुअल है तो इंटू 360 होगा। सर इस फॉर्मूले का मतलब क्या है, जैसे मान लो सेल्स हो गई 1 लाख, डेटर है 20,000। कोई मेरे से पूछेगा भाई तेरे डेटर तो 20,000 की है, तेरी सेल्स 1 लाख की कैसे? क्योंकि मैं बार बार डेटर को सामान उधार बेचता हूँ, डेटर मुझे पैसा दे देता है। मैं डेटर को सामान देता हूँ, डेटर मुझे पैसा दे देता है। हम ऐसा 5 बार करते हैं। दिस इज टर्नओवर, दिस इज एक्टिविटी रेशो। बार बार हो रहा है, दिस इज नोन एज एक्टिविटी रेशो, दिस इज नोन एज टर्नओवर रेशो। अगर मैं 5 बार करता हूं तो पूरे साल में कितनी बार करता हूं, 360 डिवाइडेड बाय 5। 360 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। तो ये कितना आ गया अपने पास, 360 डिवाइडेड बाय 5 करोगे तो 18 आएगा। 72 72 आ गया, सॉरी 18 नहीं 72 आ गया। तो ये हमारे पास 72 आ गया, ठीक है। इसका मतलब हर 72 डेज में मैं डेटर्स के साथ खेलने चला जाता हूं। पहले सामान देता हूं, फिर 72 डेज बाद जाता हूं डेटर, डेटर मुझे पैसा दे देता है, और ये इसको बोलते हैं डेटर कलेक्शन पीरियड। कैसे निकला, 360 डिवाइडेड बाय 5। तो एक और फॉर्मूला क्या हो गया, 360 डिवाइडेड बाय डेटर टर्नओवर रेशो, या फिर वही उल्टा करके इंटू 360, ठीक है। अच्छा एक बात और आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, डेटर यहाँ पे डेटर टर्नओवर बोलते तो हैं, बट इसका नाम रिसीवेबल टर्नओवर रेशो भी होता है, क्योंकि अगर आपको बिल्स रिसीवेबल भी गिवन है तो सिर्फ यहाँ पे फिर डेटर नहीं लोगे, किसी भी फॉर्मूले में सिर्फ डेटर नहीं लोगे, साथ में बीआर भी लोगे, बिल्स रिसीवेबल भी लोगे, बात को ध्यान रखना। ऐसे ही हमारे पास आता है दोस्तों पेमेंट पीरियड। पेमेंट पीरियड के पेबल्स टर्नओवर क्या बोलते हैं, पेबल्स टर्नओवर। वही बात, एक टर्नओवर रेशो आएगा और एक इनका पेमेंट पीरियड आएगा। क्या कौन आएगा, एक पेमेंट पीरियड, पेमेंट पीरियड भी आएगा। तो एक आएगा पेबल्स टर्नओवर और एक आएगा पेमेंट पीरियड। अगर मैं टर्नओवर की बात करूं तो वही बात, ऊपर सेल्स और नीचे जिसकी बात हो रही है, बट यहां पे सेल्स की जगह परचेज आएगी, क्योंकि पेमेंट है, पेमेंट परचेज से रिलेटेड होता है। तो क्रेडिट परचेज अपॉन यहाँ पे हमारे एवरेज क्रेडिटर्स, एवरेज क्रेडिटर्स। एक बात ध्यान रख लेना, अगर बिल्स पेबल है तो क्रेडिटर अकेले नहीं आएंगे, साथ में बिल्स पेबल भी आएंगे। फॉर्मूले को उल्टा कर दो, ऊपर एवरेज क्रेडिटर चले, नीचे अपने क्रेडिट परचेज आ गई और इंटू 360 हो गया, या फिर 360 डिवाइडेड बाय पेबल्स टर्नओवर रेशो। इससे भी हमारा पेमेंट पीरियड आ जाएगा। वही कलेक्शन पीरियड वाली बात, जैसे हमने डेटर टर्नओवर किया था कि डेटर कितनी बार रोटेट होके सेल्स बना रहे हैं, यहाँ पे क्रेडिटर कितनी बार रोटेट होके परचेज बना रहे हैं, ये हमारा पेबल्स पीरियड हो गया। तो ये सारी चीजों से क्या पता चली, एक्टिविटीज हमें क्या पता चली, एफिशिएंसीज हमें क्या पता चले, टर्नओवर्स हमें क्या पता चले भाई, हमें क्या परफॉर्मेंस पता चली। तो ये चारों इसके नाम हो गए। एक बार अपन यहां से पढ़ लेते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले आ गया एक्टिविटी रेशियोज। सबसे पहले कौन आ गया, एक्टिविटी रेशियोज। देखो कौन सा आया सबसे पहले। अच्छा एक वर्किंग कैपिटल टर्नओवर भी होता है, तो फॉर्मूला आप बना लोगे सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल। तो ये आ गया टोटल एसेट टर्नओवर, सेल्स अपॉन टोटल एसेट। सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्यों लिखा है, अगर सेल्स किसी भी कारण से ना पता चल रही हो तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की मदद लेनी पड़ेगी। फिक्स एसेट टर्नओवर, सेल्स अपॉन फिक्स एसेट, किसी भी कारण से सेल्स ना पता चले तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की मदद लेनी पड़ेगी। कैपिटल टर्नओवर, सेल्स अपॉन नेट एसेट, क्योंकि कैपिटल टर्नओवर का मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड होता है, नेट एसेट भी हो गया। करंट एसेट टर्नओवर, सेल्स अपॉन करंट एसेट, सेल्स ना हो तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेनी पड़ेगी। फिर अगला आता है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर, सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल। स्टॉक के दो फॉर्मूले हो गए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक, उल्टा कर देंगे एवरेज स्टॉक अपॉन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इनटू 360, या वही ऊपर 360 नीचे स्टॉक टर्नओवर रेशो, ठीक है। ऐसे रिसीवेबल में दो फॉर्मूले हो जाएंगे, क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज रिसीवेबल, उल्टा कर दोगे इनटू 360 कर दोगे, या फिर सीधे 360 डिवाइडेड बाय रिसीवेबल टर्नओवर, सेम चीज पेबल्स में कर दोगे। ऊपर क्रेडिट परचेज आएगी, नीचे क्या आएगी, एवरेज अकाउंट्स पेबल आएंगे, और अगर इसको उल्टा करके इनटू 360 कर दोगे तो ये आपका पेमेंट पीरियड बन जाएगा। ये सारी चीजें अपन ने पढ़ ली, और इनके नाम क्या क्या होते हैं वो भी देख लो एक बार। एक्टिविटी रेशो, एफिशिएंसी रेशो, परफॉर्मेंस रेशो एंड टर्नओवर रेशियोज। ये हमने क्या किया, बैलेंस शीट की एसेट साइड को कंप्लीट किया। अब अपन आ रहे हैं बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड के लिए, जिसके लिए हमें जाना पड़ेगा दोस्तों। अच्छा करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज रह गए, उनको भी खत्म कर देते हैं। तो ये वाली चीज अपनी कंप्लीट हो गई है। अब अपन करने जा रहे हैं लिक्विडिटी रेशो, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशो, और साथ ही साथ लेवरेज रेशियोज।
तो पहले हम पढ़ते हैं शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशो। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशो में क्या होगा, आपको इसमें यह देखना है कि आपके पास क्या इतना सफिशिएंट पैसा है कि आप अपनी करंट लायबिलिटीज को पे कर पाओ। तो आपको क्या देखना है, क्या आपके पास इतना सफिशिएंट पैसा है कि आप अपनी करंट लायबिलिटी को पे कर पाओ। करंट लायबिलिटी इज पेड विद द हेल्प ऑफ करंट एसेट्स। करंट लायबिलिटीज आर पेड विद द हेल्प ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट एसेट कंटेन्स स्टॉक प्लस डेटर प्लस कैश। नॉर्मली ये आता है बट इसका मीनिंग बड़ा भी होता है, वो मैंने लिख रखा है, बट समझने के लिए स्टॉक, डेटर और कैश। क्या आपके पास इतना सफिशिएंट स्टॉक, डेटर और कैश है कि आप करंट लायबिलिटीज को पे कर पाओ? अगर है तो आप सॉल्वेंट हो, और अगर आपके पास नहीं है तो आप शॉर्ट टर्म इनसॉल्वेंट हो, आपके पास शॉर्ट टर्म में पैसा नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, एक आदमी है जिसके पास 1000 बीघा लैंड है जिसके ऊपर एग्रीकल्चर का काम करता है। कितना? 1000 बीघा, जिसकी कीमत निकाली गई तो आई 80 करोड़ रुपए। 80 करोड़ रुपए। बट उससे पूछा 500 रुपए देना, कहता यार मेरे पास 500 रुपए तो नहीं है, मेरा सामान ही नहीं बिका, तो मैं 500 रुपए कहां से लाऊं, मेरी जेब में कैश नहीं है। तो हम बोलेंगे शॉर्ट टर्म सॉल्वेंट नहीं है, क्योंकि इसके पास आज अपनी करंट लायबिलिटीज को पे करने के लिए पैसा नहीं है। भले बाद के लिए उसके पास 100,000 बीघा खेत पड़ा होगा 80 करोड़, उससे कोई लेना देना नहीं। क्या आज के लिए आपके पास पैसा है? नहीं सर, आज के लिए तो नहीं है। तो आज के लिए नहीं है तो आप शॉर्ट टर्म इनसॉल्वेंट हो। तो आ जाओ, कैसे निकालेंगे? आप देखोगे कि आपके पास करंट लायबिलिटीज को पे करने के लिए कितना करंट एसेट है, तो इसको बोलेंगे करंट रेशियो बराबर करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। इसका मतलब क्या, कितना स्टॉक है, कितना डेटर है, कितना कैश है करंट लायबिलिटी को पे करने के लिए। वो कहता है यार मेरे को लगता नहीं कि मेरा स्टॉक बिक पाएगा, मैं थोड़ा सा कंजर्वेटिव हो जाता हूं, अब देखता हूं मेरे पास करंट लायबिलिटी को पे करने के लिए कितना पैसा है। तो बोलेगा क्विक रेशियो। तो उसने क्या कर दिया, ऊपर आएगी क्विक एसेट और नीचे आएगी करंट लायबिलिटी। दिस इज ऑल्सो नोन एज एसिड टेस्ट रेशियो या क्विक रेशियो। उसने बोला मुझे अपने स्टॉक पे भरोसा नहीं है, तो उसने बोला डेटर प्लस कैश अपॉन करंट लायबिलिटीज। कहता है मेरे डेटर पे भी मुझे भरोसा नहीं है, तो कैश रेशो। तो ये क्या बनेगा, ऊपर कौन आएगा, इसको एक और बोलते हैं एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो। ऊपर डेटर और हट जाएंगे तो आएगा कैश अपॉन करंट लायबिलिटीज। और जहां पे भी कैश आता है वहां पे बैंक भी आता है, और जहां पे बैंक आता है वहां पे मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी आता है। तो तीनों मिला के इसको कैश बोला जाता है। कैश प्लस बैंक प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। क्या आपको ये बात समझ आई? तो ये तीनों चीजें हमने देख ली, तो एक एक करके हटाते जाओ, अगला अगला फॉर्मूला बनता जाएगा। बस इसमें देखना क्या है, करंट लायबिलिटी को पे करने के लिए कितना पैसा है। थोड़े कंजर्वेटिव होते जाते हैं और सोच बदलते जाते हैं। पहले में तीनों है हमारे पास, अगले में 2 है, अगले में 1 है। इतना कंजर्वेटिव होके हम तीनों फॉर्मूले बना लेते हैं। एक ऐसा ही आता है दोस्तों, बेसिक डिफेंस इंटरवल। सर बेसिक डिफेंस इंटरवल क्या होता है? बेसिक डिफेंस इंटरवल का मतलब होता है जो आप भी लगाते हो। जैसे मान लो आपके घर वाले, अभी आप कहीं बाहर पढ़ने गए हो, आपके घर वालों ने आपको 8,000 रुपए भेजे और आपने बोला यार 8,000 तो घर वालों ने भेज दिए, प्लस पिछली बार दोस्त को 1,000 रुपए उधार दिए थे, तो वो 1,000 आ जाएंगे। टोटल मेरा 9,000 रुपए मेरे पास है, और मेरा डेली का खर्चा 300 रुपए है। इसका मतलब मैं अपनी नॉर्मल जीवन कितने दिन निकाल सकता हूं? तो आप बोलोगे 9,000 डिवाइडेड बाय 300, 30 दिन का जीवन आप अपना निकाल सकते हो, कहीं और से आपकी कमाई ना हो तो। बेसिक डिफेंस इंटरवल भी यही कहता है, अगर आपकी कमाई बंद हो जाए तो आप अपनी डेली रूटीन कितने दिन चला सकते हो, ऐसा बिजनेस को कहता है। तो बिजनेस वाला बोलता है जितना मेरे पास कैश है, कैश में वही बैंक मार्केटेबल सिक्योरिटी आ गए, प्लस जितने मेरे डेटर्स है, क्योंकि मैंने बताया ना आपका दोस्त आपको 1,000 रुपए देगा, तो डेटर्स डिवाइडेड बाय डेली के खर्चे, डेली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कैसे निकलते हैं? डेली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस निकालने का तरीका है एनुअल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय 360। अब बात आती है एनुअल कैसे निकलते हैं। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अभी मैं आपको समझा के आया, एडमिन प्लस सेलिंग, अभी ऊपर समझा के आया। बट इधर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी लेता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जो कि नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए? क्योंकि भाई आप एक तरफ बोल रहे हो कि अब आपका काम धंधा नहीं चलेगा, अब काम बंद हो चुका है,
क्योंकि मैंने बोला ना आप कहीं से पैसा नहीं आ सकता, तो जब सेल्स ही नहीं हो रही तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कहां से आएगा, बात ये है। अगर मैं कह दूं आज से मेरी कोई बिक्री नहीं होगी, तो भाई कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कहां से आएगा जब सेल्स ही नहीं है तो। बट ठीक है, तो यहाँ पे एडमिन भी लेता है, सेलिंग भी लेता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी लेता है, बट कहता है डेप्रीसिएशन माइनस मत करना प्लीज, क्योंकि डेप्रीशिएशन से पैसा गया ही नहीं। और हम क्या चेक कर रहे हैं, हमारा पैसा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के रूप में कहां कहां जा रहा है। हमने ये बोला ना हमारा डेली का खर्चा 300, तो डेप्रीशिएशन से पैसा जा थोड़ी ना रहा है। तो हम क्या लेंगे, एडमिन सेलिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस डेप्रीशिएशन, ये आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 360 करेंगे तो हमारा डेली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ जाएगा। और इससे हम क्या निकाल लेंगे, हमारा बेसिक डिफरेंस इंटरवल। मान लो ये आया ऊपर 1 लाख और नीचे आया 10,000, इसका मतलब हमारा बिजनेस 10 दिन और चल जाएगा, 10 डेज और चल जाएगा बिना कोई कमाई के। इसको बोलते हैं बेसिक डिफेंस इंटरवल। और इसी के साथ ये खत्म होते हैं अपने। तो आज मैं आपको फॉर्मूले दिखा दूं शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशो के। पहला करंट रेशो, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। मैंने बोला इसमें स्टॉक, डेटर, कैश होता है। आप और भी पढ़ सकते हो, ये सारे इसके अंदर। करंट लायबिलिटीज भी इतनी सारी आप पढ़ सकते हो। क्विक रेशो, एसेट टेस्ट रेशो, क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट में से स्टॉक हटा दो, मतलब पीछे कौन रहेगा, डेटर प्लस कैश रहेगा, बट कभी कभी प्रीपेड भी होता है तो उसको भी हटा देना। कैश रेशियो में कौन आएगा, कैश मार्केटेबल सिक्योरिटी डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। मार्केटेबल सिक्योरिटी का मतलब होता है करंट इन्वेस्टमेंट जिसको कभी भी बेचा जा सकता है। दिस इज नोन एज कैश रेशियो। बेसिक डिफेंस इंटरवल बोलता है कि अगर किसी कारण से आपकी कंपनी कहीं से भी रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रही तो आप कितने दिन अपने बिजनेस को चला पाओगे। तो ऊपर आएगा कैश, जिसमें मैंने बताया कैश प्लस डेटर्स आते हैं। कैश, बैंक और मार्केटेबल तो आएगा, साथ में डेटर आ गया, डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डेली। वो कैसे आता है, नंबर ऑफ डे से डिवाइड करके। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेलिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, जनरल एक्सपेंसेस माइनस डेप्रीसिएशन, जो मैंने अभी आपको बताया। एक आता है नेट वर्किंग कैपिटल, क्या होता है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी होता है, सबको पता है। ठीक है, ये अपन ने बात कर ली किसकी, हमारे शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी की। और एक हमने बात कर ली एक्टिविटी रेशियोज की। अब अपन चलेंगे लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी के अंदर। अब हम किसके अंदर चलने वाले हैं, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी के अंदर चलने वाले हैं। बहुत ही आसान है लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, बहुत ज्यादा आसान है। क्या इसका पहला नाम कैपिटल स्ट्रक्चर है। तो हमें पहले कैपिटल स्ट्रक्चर का मैंने आपको मतलब बताया था मिक्स, कि भाई हमारा जो कैपिटल एम्प्लॉयड है उसका मिक्स कैसा है। तो हमें इस मिक्स को डिटेल में पढ़ना है। मिक्स को डिटेल में पढ़ना है, वो इतना आसान है मैं आपको बता नहीं सकता। और मैं ये भी बताऊंगा इसे लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी कैसे पता चलेगी। क्या हमारे पास इक्विटी है, रिजर्व एंड सरप्लस इसी के अंदर आ गया। क्या हमारे पास प्रेफरेंस है, क्या हमारे पास डेट है, क्या हमारे पास करंट लायबिलिटीज है, क्या हमारे पास टोटल लायबिलिटीज आ गई, और क्या इधर हमारे पास टोटल एसेट आ गई। अब क्या देखना है हमें, क्या इन तीनों को मिला के कैपिटल एम्प्लॉयड बोला जाता है। अब हमें ये देखना है, अगर हमें लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी देखनी है, क्या हमें यही देखना होगा कि हमने टोटल डेट से कितना पैसा उठाया हुआ है। यस, हमें ये देखना होगा डेट से कितना पैसा उठाया हुआ है। तो अब हम ये देखेंगे कि भाई इस कैपिटल एम्प्लॉयड में से इक्विटी कितना है, प्रेफरेंस कितना है, और डेट कितना है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूं इक्विटी रेशो, कौन सा रेशो, इक्विटी रेशो। तो इसका मतलब हो गया आपको ये देखना है कैपिटल एम्प्लॉयड में से इक्विटी कितना है। तो फॉर्मूला बना इक्विटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर मान लो ये रेशो ऐसा है, ऊपर आया 1 लाख और नीचे आया 5 लाख, इसका मतलब इक्विटी ने सिर्फ और सिर्फ 1/5 पैसा लगा रखा है, मतलब 20% पैसा लगा रखा है। अब आप इसको समझाना शुरू कर सकते हो कि भाई इक्विटी का पैसा बहुत कम लगा हुआ है, 20% ही लगा हुआ है, मतलब जो पीछे 80% है वो डेट का पैसा लगा हुआ है या प्रेफरेंस का लगा हुआ है। तो जब ओनर ही पैसा कम लगा के बैठा है, इसका मतलब कंपनी में कुछ गड़बड़ हो सकती है। या फिर आप कह सकते हो 80% पैसा जब डेट से है, इसका मतलब इंटरेस्ट का बर्डन बहुत हाई है। तो ये सारी चीजें आपको इसके अंदर समझानी है। इसलिए अपने बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर, हम कैपिटल के स्ट्रक्चर को समझ रहे हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड के स्ट्रक्चर को समझ रहे हैं। अगर डेट ज्यादा है तो इंटरेस्ट का बर्डन ज्यादा है, इंटरेस्ट का बर्डन ज्यादा है तो रिस्क ज्यादा है। किसके ऊपर रिस्क ज्यादा है, इक्विटी शेयर होल्डर्स के ऊपर। और अगर इक्विटी शेयर होल्डर का अमाउंट कम है, इसका मतलब क्या है, इक्विटी वाले डर रहे हैं कहीं ना कहीं, अपनी ओनरशिप कम करके बैठे हैं, डेट पे ज्यादा डिपेंडेंट है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का फायदा उठाने का सोच रहे हैं। तो ये सारी बातें आपको इसके अंदर लिख के आनी है। ठीक है, ये सारी बातें मैंने इधर नोट्स में लिखी हुई, आप वहां से देख सकते हो। तो अगर मैं इसको देखूं तो क्या ये 20% आ गया, इक्विटी रेशो 20% आ गया। अब मैं बोलता हूं प्रेफरेंस रेशो, तो आप समझ गए प्रेफरेंस रेशो का फॉर्मूला क्या होगा, प्रेफरेंस अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर मैं आपको बोलूं डेट रेशो, तो आप समझ गए होंगे डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड।
इसका मतलब ये हो गया आप कैपिटल एम्प्लॉयड में इन तीनों का कितना कितना अमाउंट है वो पता लगाने की कोशिश कर रहे हो। या मैं इसको दूसरे टर्म में भी बोलूं, क्या कैपिटल एम्प्लॉयड को नेट एसेट भी बोलते हैं, तो मैं ये बोल सकता हूं नेट एसेट का जुगाड़ इक्विटी से कितना किया हुआ है, नेट एसेट का जुगाड़ प्रेफरेंस से कितना किया हुआ है, नेट एसेट का जुगाड़ डेट से कितना किया हुआ है। ठीक है, अगर ये बात आपको समझ आ गई है, अगर ये बात आपको समझ आ गई है तो अब समझो इक्विटी, प्रेफरेंस, डेट हमने देख लिया इनका कैपिटल एम्प्लॉयड में कितना कितना हिस्सा है। या ये बोल सकता हूं नेट एसेट से इन तीनों का पैसा कितना है, मतलब इन तीनों ने नेट एसेट में पैसा कितना डाल रखा है। तो जब ये देखा नेट एसेट में कितना डाल रखा है तो ये भी तो देखेंगे टोटल एसेट में कितना डाल रखा है। तो अगर हम डेट को देखते हैं टोटल एसेट में कितना निकाला तो इसको बोलते हैं डेट टू टोटल एसेट, ये इसका फॉर्मूला हो गया। तो डेट अपॉन टोटल एसेट, इससे ये पता चल गया डेट ने कितना डाल रखा है। और फिर इन दोनों का साथ में देखा जाता है तो हम बोलेंगे इक्विटी प्लस प्रेफरेंस अपॉन टोटल एसेट। इससे ये पता चलेगा इक्विटी और प्रेफरेंस का टोटल एसेट में कितना कंट्रीब्यूशन है। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोप्राइटरी रेशियो भी बोलते हैं, क्योंकि ऊपर वालों को क्या प्रोप्राइटर फंड बोलते हैं, तो इसको प्रोप्राइटरी रेशियो भी बोलेंगे। तो व्हाट डू मीन बाय प्रोप्राइटरी रेशियो, अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय इक्विटी एंड प्रेफरेंस इन टोटल एसेट, अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय इक्विटी एंड प्रेफरेंस इन टोटल एसेट इज नोन एज प्रोप्राइटरी रेशियो, इज नोन एज प्रोप्राइटरी रेशियो। अगर मैं बात करूं एक रेशियो होता है डेट अपॉन इक्विटी, इसमें क्या देखा जाता है भाई, इक्विटी का कितना पैसा लगा हुआ है और डेट का कितना लगा हुआ है, वही ट्रेडिंग ऑन इक्विटी जानने के लिए। जैसे मान लो डेट का 2 लाख लगा हुआ है, इक्विटी का 1 लाख, तो डेट वाले बोलेंगे अरे भाई तुमने हमसे 2 ले लिया, खुद 1 रुपए दे रहे हो, तो इसका मतलब क्या हो गया, डेट वालों का पैसा ज्यादा लगाया हुआ है, मतलब इक्विटी डेट पे ज्यादा डिपेंडेंट है। इक्विटी कोशिश कर रही है कि इनसे ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का फायदा उठाया जाए। सर ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या होता है, अगले लेवरेजेस के चैप्टर में इस पे अपन पूरे डिटेल में बात करने वाले हैं। अगर मैं डेट के अंदर प्रेफरेंस और जोड़ दूं ऊपर, इसको बोलते हैं फिक्स चार्जेस वाले लोग और ये नॉन फिक्स चार्जेस वाले लोग। तो जब मैं फिक्स चार्जेस और नॉन फिक्स चार्जेस वाले लोगों का कंपैरिजन करता हूं तो ऐसा फॉर्मूला बन के बोलता है कैपिटल गियरिंग रेशियो। सर कैपिटल गियरिंग रेशियो क्यों निकालते हैं, वही ट्रेडिंग ऑन इक्विटी के लिए। ये भी किसके लिए निकलता है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी के लिए। एक बार थोड़ा सा सर ट्रेडिंग ऑन इक्विटी बता भी देते तो मजा आ जाता। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब होता है कि भाई डेट वाले को 8% है, मान लो इनको 8% देना है फिक्स है, बट मैं इनके पैसों से 12% कमा रहा हूं, इसको बोलते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो इनको देना कितना है 8%, बट इनके पैसों से कमा कितना रहा हूं 12%, क्या 4% एक्स्ट्रा बच गया, वो इक्विटी के पास चला जाएगा। तो इक्विटी ने क्या किया, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, मतलब डेट वालों का पैसा उठाया, उनको 8% दे दिया और खुद ने उनका 4% रख लिया, क्योंकि उनके पैसों से कमाया कितना 12। दिस इज नोन एज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। तो अब मुझे बताओ ये 2:1 है, तो इससे क्या पता चलेगा, इक्विटी वाले कोशिश कर रहे हैं कि डेट वालों से पैसा उठाए, उनसे कमाए और उनका एक्स्ट्रा कमाया हुआ पैसा हम रख ले। इसी लिस्ट में प्रेफरेंस को भी शामिल कर लिया, तो ये भी वही चीज बता रहा है, बट इसका नाम हो गया कैपिटल गियरिंग रेशियो, कैपिटल गियरिंग रेशियो। तो एक फॉर्मूला हो गया डेट अपॉन इक्विटी, और अगर यहीं पे डेट में प्रेफरेंस जोड़ दिया, अपॉन में इक्विटी आ गया, तो ये क्या बन गया अपना कैपिटल गियरिंग रेशियो। ये सारे रेशियोज हो गए, इतने आसान है, आप लोग देख सकते हो। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो आप लोग आराम से देख सकते हो। पहला आया डेट रेशियो, तो ये क्या, इक्विटी रेशियो, इक्विटी अपॉन नेट एसेट, डेट रेशियो डेट अपॉन नेट एसेट, डेट अपॉन वही कैपिटल एम्प्लॉयड नेट एसेट। अगला है डेट टू इक्विटी, डेट अपॉन इक्विटी, ऊपर अपन ने क्या जोड़ दिया, साथ में प्रेफरेंस और जोड़ दिया, तो कैपिटल गियरिंग अभी बताया था। डेट इक्विटी तो हो ही गया, ऊपर प्रेफरेंस जोड़ दो तो कौन बन जाएगा, कैपिटल गियरिंग। फिर इसके बाद डेट टू टोटल एसेट, इससे पता चलेगा टोटल एसेट का पैसा डेट से कितना आया, तो टोटल डेट अपॉन टोटल एसेट। ये बात ध्यान रख लेना, यहाँ पे टोटल डेट आता है, बट ऊपर जो डेट इक्विटी है इसमें लॉन्ग टर्म डेट आते हैं। अगर आप गलती से भी इसमें शॉर्ट टर्म डेट मत लेके आना जब तक ना कहे, ठीक है। फिर इसके बाद आता है प्रॉपर्टी रेशियो, अभी बताया था। टोटल एसेट में डेट का कितना पैसा है, डेट टू टोटल एसेट, टोटल एसेट में प्रोप्राइटर का कितना पैसा है, इज नोन एज प्रॉपर्टी रेशियो, इज नोन एज प्रॉपर्टी रेशियो। अब दोस्तों अगले रेशियोज आते हैं इसी के अंदर, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। अच्छा, इससे लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी कैसे पता चली ना, डेट में कितना पैसा है इससे पता चला। क्या डेट बहुत ज्यादा उठाया हुआ है, इसका मतलब लॉन्ग टर्म में हम दिक्कत में आ सकते हैं। अगर हमारी कमाई कम हो गई तो हमें इंटरेस्ट भी देने लायक नहीं रहेंगे, हम लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी में दिक्कत में आ सकते हैं। तो जब करंट लायबिलिटीज को देखा जाता है तो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी होती है, जब डेट को देखा जाता है तो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी देखा जाता है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी के लिए एक चीज और देखी जाएगी, वो क्या देखी जाएगी भाई, हमारे पास
कवरेज रेशोज देखे जाएंगे। कवरेज रेशो बहुत आसान है, तो कवरेज रेशो देखे जाएंगे। 4 कवरेज रेशो है, 4 कवरेज रेशो है। बट अब मुझे एक बात बताओ, अभी तक जो अपन ने रेशोज पढ़े उसके लिए अपन ने क्या देखा? अपन ने बैलेंस शीट का एसेट साइड देखा, बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड देखा। तो अभी तक हम बैलेंस शीट में ही खेल रहे थे, उसमें हमने एक्टिविटी रेशियोज कर लिए, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी कर लिए, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी का कैपिटल स्ट्रक्चर कर लिया। जब हम कवरेज रेशियो की बात करेंगे तो हमें देखना होगा इनकम स्टेटमेंट। हमें क्या देखना होगा दोस्तों? इनकम स्टेटमेंट। हमें देखना होगा इनकम स्टेटमेंट। अब इनकम स्टेटमेंट में क्या देखेंगे? सबसे पहले बात शुरू होती है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। हमारे पास आता है कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन में से हम माइनस करते हैं फिक्स कॉस्ट। हमारे पास आता है ईबीआईटी, यह आ गया ईबीआईटी। अब मैं तुमसे एक बात पूछूं, अगर मैं तुमसे बात पूछूं इस ईबीआईटी का करना क्या है? सर इसमें से इंटरेस्ट देना है। तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर मेरे पास ईबीआईटी 10 लाख है और इंटरेस्ट 1 लाख है, अगर ईबीआईटी 10 लाख है और इंटरेस्ट 1 लाख है, तो मुझे बताओ क्या इंटरेस्ट कवर हुआ है अपने जितनी उस पे लायबिलिटी है उसके 10 टाइम्स कवर हुआ है? यस, 10 टाइम्स कवर हुआ है। तो कोई भी आदमी लोन देता है ना, तो वो देखता है कि इसका इंटरेस्ट कवरेज रेशो कितना है। क्यों देखता है भाई इंटरेस्ट कवरेज रेशो कितना है? क्योंकि अगर कोई बैंक लोन देगा तो ये देखेगा तो सही ना, क्या ये मुझे इंटरेस्ट दे पाएगा, क्या मुझे ये इंटरेस्ट दे पाएगा? तो सबसे पहले वो क्या देखेगा? इंटरेस्ट कवरेज रेशो। क्या देखेगा? इंटरेस्ट कवरेज रेशो। तो क्या आया इंटरेस्ट कवरेज रेशो? 10 लाख अपॉन 1 लाख। इसका मतलब बैंक वाला कहेगा अरे भाई मेरा पैसा देने के लिए तो इसके पास 10 गुना पैसा है, 10 टाइम्स मेरा पैसा, इंटरेस्ट का पैसा कितनी आसानी से दे पाएगा ये, क्योंकि इंटरेस्ट देने से पहले इसके पास इसका 10 टाइम्स पैसा होता है। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशो का फॉर्मूला क्या हो गया? ऊपर कौन आएगा? ईबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट। जिससे कवर करना है वो ऊपर और जिसको करना है वो नीचे। फॉर एग्जाम्पल आप बारिश में खड़े हो, बारिश में क्या आप छतरी से कवर हुए हुए हो? आप बारिश में खड़े हुए हो, ऊपर कौन आएगी? छतरी, जिससे आप कवर हो, नीचे आप। सेम ईबीआईटी इज छतरी और नीचे इज इंटरेस्ट। दिस इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। बट आप समझो, बैंक को एक डर और लगता है, बैंक को एक डर और लगता है। बैंक बोलता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो तो है, मान गए इंटरेस्ट कवर करने के लिए तो तेरे पास पैसे है, तो तू ये बता क्या तेरे पास प्रिंसिपल अमाउंट करने के लिए भी, प्रिंसिपल अमाउंट कवर करने के लिए भी पैसा है? तो उसने बोला अब हमें बता प्रिंसिपल कवर करने के लिए भी पैसा है, तो नीचे बोला इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। अब ऊपर भी कुछ जोड़ेगा तो ऊपर जोड़ेगा ईबीआईटी प्लस डेप्रीसिएशन, ईबीआईटी प्लस डेप्रीसिएशन। तो नीचे कौन आया? इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, ऊपर कौन आएगा? ईबीआईटी प्लस डेप्रीसिएशन, ईबीआईटी प्लस डेप्रीसिएशन। सर ऐसा क्यों किया? इससे हमने अपने कैश प्रॉफिट्स पता लगा लिए। तो कैश प्रॉफिट्स देखे जाते हैं हमेशा इंटरेस्ट और प्रिंसिपल को कवर करने के लिए। क्या देखे जाते हैं? कैश प्रॉफिट्स देखे जाते हैं। और ये वाले कैश प्रॉफिट्स कौन से हो गए? बिफोर टैक्स। क्यों? क्योंकि टैक्स का नाम ही नहीं आया, तो ये कैश प्रॉफिट्स बिफोर टैक्स। तो अगर मैं बोल दूं कैश प्रॉफिट्स बिफोर टैक्स अगर मैं लेता हूं और नीचे इससे क्या कवर होता है? इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट। तो आप लोग देख सकते हो, अगर मैं आपको कवरेज रेशो दिखाऊं तो देखो डेट सर्विस कवरेज रेशो में क्या आया? सो डेट सर्विस फिक्स चार्जेस कवरेज रेशो में क्या आया? ईबीआईटी प्लस डेप्रीसिएशन अपॉन इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। क्या करा हमने? ईबीआईटी हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स थे, हमने डेप्रीसिएशन जोड़कर इसको कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट बना दिया। इट मीन सर इंटरेस्ट एंड रीपेमेंट ऑफ लोन को कवर करने के लिए हमारे पास कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स देखे जाते हैं। यस, कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स देखे जाते हैं। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में कौन आया? ऊपर ईबीआईटी डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट, नीचे अगर कौन जुड़ा? प्रिंसिपल अमाउंट, तो ऊपर कौन जुड़ा? डेप्रीसिएशन, ऊपर कौन जुड़ा? डेप्रीसिएशन। ऐसे ही प्रेफरेंस शेयर्स को भी कवर किया जाता है। तो आप खुद बताओ प्रेफरेंस शेयर्स को कैसे कवर किया जाएगा? प्रेफरेंस शेयर्स को कैसे कवर किया जाएगा? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन आया, माइनस फिक्स कॉस्ट ईबीआईटी आया, माइनस इंटरेस्ट। क्या हमारे पास अर्निंग बिफोर टैक्स आया? क्या हमारे पास अर्निंग बिफोर टैक्स आया? टैक्स माइनस किया, क्या अर्निंग अवेलेबल फॉर टैक्स आया? माइनस पीएस, क्या पीएस डिविडेंड अर्निंग आफ्टर टैक्स से कवर है? तो ये बनेगा अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय पीएस डिविडेंड। कोई भी कैपिटल मत लिखना, यहां से पीएस डिविडेंड कवर है। तो वही कितना कवर है? जैसे मान लो अब ये बच गया वो 1 लाख था, ये बच गया 60,000 और डिविडेंड है मेरा 12,000।
तो क्या 5 टाइम्स कवर है? यस, 5 टाइम्स कवर है। तो ये बन गया अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय पीएस डिविडेंड। अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय पीएस डिविडेंड। और अगर अर्निंग आफ्टर टैक्स में से मैं पीएस डिविडेंड हटा दूं तो क्या ये पैसा अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी बच गया, डिवाइडेड बाय ईएस डिविडेंड। तो ये बन जाएगा इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशियो। इससे इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशियो निकलेगा। तो पहले ईबीआईटी में से इंटरेस्ट हटा दिया तो प्रेफरेंस का कवरेज आ गया। अब कौन और हटा दिया? प्रेफरेंस और हटा दिया तो इक्विटी डिविडेंड का कवरेज आ गया। कोई भी कैपिटल मत लिखना, इक्विटी डिविडेंड आएगा, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, अब एक और आता है अपने पास डेट सर्विस कवरेज रेशियो। सर ये क्या है? जैसे अपना फिक्स चार्जेस कवरेज रेशियो था सेम वही है। तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन एक आया कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट अपने पास आया ईबीआईटी। माइनस क्या करेंगे? माइनस क्या करेंगे? इंटरेस्ट हमारे पास आया अर्निंग बिफोर टैक्स, माइनस करेंगे टैक्स हमारे पास आया अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब समझो बात को, अगर मैंने कहा था यहां पे पहुंचो, यहां पे फिक्स कॉस्ट आई ना। फिक्स कॉस्ट दो तरीके की होती है, एक होती है डेप्रीशिएशन और एक अदर देन डेप्रीशिएशन। तो मैंने यहां पे फिक्स कॉस्ट माइनस कर दी अदर देन डेप्रीशिएशन। तो क्या मेरे पास, एक बार स्टेटमेंट वापस बनाता हूं, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन आया, मैं माइनस कर रहा हूं फिक्स कॉस्ट बट अभी डेप्रीशिएशन माइनस नहीं किया है, तो इसको बोलूंगा अर्निंग बिफोर डेप्रीशिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्स माइनस डेप। अब मेरे पास आया ईबीआईटी, अब मेरे पास आया ईबीआईटी माइनस करूंगा इंटरेस्ट, मेरे पास आया ईबीटी माइनस करूंगा टैक्स, मेरे पास आया अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब मैं आपसे एक बात समझता हूं, मुझे बताओ अगर मैं बोलूं यहां पे पहुंचना है फिक्स चार्जेस कवरेज रेशियो में भी और डेट सर्विस कवरेज रेशियो में भी, तो अगर मैं आपको यहां छोड़ूंगा तो यहां तक कैसे पहुंचोगे? सर डेप्रीशिएशन जोड़कर, तो ईबीआईटी प्लस डेप्रीशिएशन डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल इस फिक्स चार्जेस कवरेज रेशियो। अगर मैं आपको यहां छोड़ दूं और कहूं ऊपर तक पहुंचो तो आप कैसे पहुंचोगे? सर अर्निंग आफ्टर टैक्स मतलब नेट प्रॉफिट्स, नेट प्रॉफिट्स बोलते हैं इसको, प्लस टैक्स, टैक्स नहीं जोड़ना, प्लस इंटरेस्ट प्लस डेप्रीसिएशन। तो ये आप अब नीचे लिखोगे इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। इसका मतलब एक में आपको यहां छोड़ा गया और एक में आपको यहां छोड़ा गया। यहां इसलिए छोड़ा गया जिससे आप टैक्स वापस ना लो। तो एक तरीके से फिक्स चार्जेस कवरेज रेशियो में बिफोर टैक्स लेते हैं और डेट सर्विस कवरेज रेशियो में आफ्टर टैक्स लेते हैं, क्योंकि वापस से ऊपर जाते वक्त टैक्स नहीं जोड़ा गया। और एक बात और बता दूं, अगर लॉस बाय अपने आ गया, कोई भी लॉस हो गया ड्यू टू फायर, लॉस ड्यू टू फायर आ गया, तो इस वाले फॉर्मूले में तो वापस नहीं जुड़ेगा। क्यों नहीं जुड़ेगा? क्योंकि लॉस ड्यू टू फायर ईबीआईटी के बाद का आइटम है। बट अगर आप नेट प्रॉफिट से शुरुआत कर रहे हो और लॉस ड्यू टू फायर आ गया तो फॉर्मूला बन जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स मतलब नेट प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट लॉस ड्यू टू फायर। सर ये बाद में क्या होता है? क्योंकि नॉन ऑपरेटिंग होता है और ईबीआईटी ऑपरेटिंग होता है, तो ईबीआईटी के बाद आएगा। तो लॉस ड्यू टू फायर प्लस डेप्रीसिएशन डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। ये बात ध्यान रख लेना। तो अगर लॉस ड्यू टू फायर आपको क्वेश्चन में देखने को मिलता है तो इस वाले में जोड़ा जाएगा, ऊपर वाले में नहीं जोड़ा जाएगा। ऊपर वाला है फिक्स चार्जेस कवरेज रेशियो और नीचे वाला है डेट सर्विस कवरेज रेशियो। तो एक बार देख लो, डेट सर्विस कवरेज रेशियो में ऊपर क्या रखा जाता है? अर्निंग अवेलेबल फॉर डेट सर्विस। अर्निंग अवेलेबल फॉर डेट सर्विस में नेट प्रॉफिट है, मैंने अभी आपको बताया। ऊपर जाता है क्या जुड़ेगा? डेप्रीसिएशन जुड़ेगा, इंटरेस्ट जुड़ेगा, टैक्स नहीं जुड़ेगा, लॉस ड्यू टू से लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ये सारी चीजें आ गई। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट या कुछ भी ऐसा जो मैंने आपको बताया, आग लग गई वो लग गई, उससे जो भी लॉस हुआ वो ऊपर जाता है जुड़ेगा। किसमें? डेट सर्विस कवरेज रेशियो में। बट फिक्स चार्जेस कवरेज रेशियो में सिर्फ डेप्रीसिएशन जुड़ेगा और कुछ नहीं जुड़ेगा। कुल मिला के हमें पहुंचना कहां है? अर्निंग बिफोर डेप्रीसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्स पे पहुंचना है। ये बात ध्यान रख लेना। इसके अंदर इंटरेस्ट भी जुड़ेगा, इंटरेस्ट भी जुड़ेगा क्योंकि ये इंटरेस्ट भी बीच में आता है। कुल मिला के इसमें भी पहुंचना कहां पे? अर्निंग बिफोर डेप्रीसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्स पे। बट कौन नहीं जुड़ेगा? टैक्स नहीं जुड़ेगा, ये बात ध्यान रख लेना। टैक्स नहीं जुड़ेगा, ये बात ध्यान रख लेना। ठीक है, अब आ जाओ, ये अपने कौन से रेशियोज हो गए? ये अपने कवरेज रेशियो हो गए। सर इससे सॉल्वेंसी कैसे पता चली? पता चली ना, क्या आपके पास इंटरेस्ट पे करने के लिए पैसा है लॉन्ग टर्म में, क्या आपके पास प्रिंसिपल पे करने के लिए पैसा है, तो इससे हमें लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पता चली। मतलब अगर प्रिंसिपल पे करना है तो आप कितना पैसा कमाते हो, ईबीआईटी क्या है जो आपने कमाया, क्या आपके पास इतना पैसा है कि आप इंटरेस्ट पे कर पाओ, क्या आपके पास इतना पैसा है कि आप प्रिंसिपल पे कर पाओ, तो इससे भी आपकी लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पता चलती है। अब अगर मैं बात करूं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज,
इसके लिए अब हमें देखना है पी एंड एल स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट? पी एंड एल स्टेटमेंट। तो आ जाओ, पी एंड एल स्टेटमेंट ये रहा, बहुत ज्यादा आसान है। क्या यहाँ पे हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता है? क्या करना है, सॉरी, यहाँ पे क्या हमारे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता है? अरे भाई सॉरी, अरे क्या यहाँ पे हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता है? तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का सेल्स पे परसेंटेज निकालना है। इसमें जितनी भी चीजें है सबका सेल्स पे परसेंटेज निकालना है, जितने भी आइटम आपको पता है। क्या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको पता है? यस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन सेल्स इनटू 100। इससे पता चलेगा सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है। फिर अगला जीपी, तो जीपी अपॉन सेल्स इनटू 100। इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन सेल्स इनटू 100। इनको क्या बोलते हैं? फाइनेंस एक्सपेंसेस। तो इंटरेस्ट अपॉन सेल्स इनटू 100। टैक्स का सेल से कोई लेना देना नहीं होता, तो इसका परसेंटेज नहीं निकलेगा। नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100, खत्म। बस एक इसके अंदर छुपा हुआ होता है, आपको भी पता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100, खत्म, बात खत्म। इतने ही रेशो है। एक रेशो और, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन सेल्स इनटू 100। ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन सेल्स इनटू 100। अच्छा, जीपी अगर 10% है तो फिर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 90% होगा। सेम चीज, ऑपरेटिंग कॉस्ट अगर 10% है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 90% होगा। ये रिलेशन आपको याद रखने, किस किस के? जीपी एंड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब ईबीआईटी एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट के। ऑपरेटिंग कॉस्ट में कौन कौन आ गया? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गया, एडमिन एंड सेलिंग आ गया। आपको नेट प्रॉफिट, आपको यह भी ध्यान रखना है, नेट प्रॉफिट को अर्निंग आफ्टर टैक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्निंग आफ्टर टैक्स भी बोलते हैं। तो आ जाओ, सबसे पहला फॉर्मूला क्या बनेगा? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स। अगला नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स। अगला ईबीआईटी अपॉन सेल्स। और मैंने ब्रैकेट में लिख भी दिया 1 माइनस ओसीआर, ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो। मतलब अगर ये 90% है तो ये 10% होगा। तो अगर ये 10 दिया हुआ है तो इससे आप ये 90 निकाल सकते हो। और इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट को ईबीआईटी भी बोलते हैं। अगला कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपॉन सेल्स। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन आएंगे? एडमिन एंड सेलिंग अपॉन सेल्स। फिर अगला कौन आएगा? ऑपरेटिंग रेशो। ऑपरेटिंग रेशो क्या होगा? ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशो भी होता है। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशो का एक और नाम ऑपरेटिंग रेशो है, ध्यान रख लेना। और ऑपरेटिंग कॉस्ट में कौन कौन आता है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आते हैं, अभी बताया। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में कौन आता है? एडमिन एंड सेलिंग। और जब इसके अंदर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी बोलते तो ऑपरेटिंग कॉस्ट कहलाता है। ये मैंने पहले बेसिक्स में भी बताया और अभी फिर से बताया। तो ये ऑपरेटिंग रेशो हो गया। फाइनेंशियल में कौन आएगा? फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। बट ध्यान रख लेना, इसके अंदर टैक्स नहीं आएगा, टैक्स नहीं आएगा, ध्यान रख लेना, क्योंकि टैक्स और सेल्स का कोई लेना देना नहीं है। टैक्स का लेना देना हमेशा इनकम से होता है, तो इससे कोई लेना देना नहीं है। आप लोग ये बात ध्यान रखोगे, ठीक है। अगला आता है अपने पास प्रॉफिटेबिलिटी। तो ये तो बहुत आसान हो गया सर, ये तो देखते ही बता दोगे, एक बार और बता दो। ये लो, सीओजीएस अपॉन सेल्स इनटू 100, जीपी अपॉन सेल्स इनटू 100, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन सेल्स इनटू 100, नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100, इंटरेस्ट अपॉन सेल्स इनटू 100, बीच में छुपा हुआ है ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100, COGS plus operating expenses upon sales into 100, which is also known as operating cost, which is also known as operating cost, which is also known as operating ratio. If there is an only operating ratio is written, then it means it is operating cost. Please इसको याद रख लेना, ठीक है। ये अपने पास क्या हो गया? ये अपने पास क्या हो गया? प्रॉफिटेबिलिटी बेस्ड ऑन सेल्स, इसको बोलते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज बेस्ड ऑन सेल्स। ऐसे ही हमारे पास आता है profitability ratios from owners point of view, from owners point of view, owners के point of view से बहुत आसान है। एक तरीके से 3 स्टेप है। ओनर को किससे मतलब है? ओनर को इससे मतलब है कि भाई डिविडेंड कितना मिल रहा है, डिविडेंड कितना मिल रहा है। क्या आपने यहां तक पढ़ा था? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, और ऐसे अपने पढ़ा ईबीआईटी आया, इंटरेस्ट माइनस किया, टैक्स माइनस किया, ईएटी आया, ईएटी में से टैक्स माइनस किया, अब क्या पीएस डिविडेंड माइनस किया, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी आया ना। जब अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी को पर शेयर निकाल देते हैं, जब इसको पर शेयर में कन्वर्ट कर देते हैं, सर पर शेयर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर डिवाइड करके। जैसे मान लो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी हमारे पास 1 लाख है, मैंने इसको, मेरे पास 10,000 शेयर है, तो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी पर शेयर 10 रुपए आ गया, पर शेयर 10 रुपए आ गया, तो इसको बोलते हैं ईपीएस। तो when earning available for equity, earning available for equity written for per share, then it is known as EPS। क्या ये बात समझ आई? माइनस
डिविडेंड माइनस डिविडेंड हमारे पास आ गया रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स, जब डिविडेंड को पर शेयर लिखा जाता है देन इट इज नोन एज डीपीएस, और जब रिटेन अर्निंग्स है तो ये होता है आरईपीएस, रिटेन अर्निंग्स पर शेयर्स। तो इन सबको डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स करते जाओ, आपको पर शेयर आता जाएगा। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये हो गई। अब मान लो ईपीएस 10 रुपए है, डिविडेंड 8 रुपए है, रिटेन अर्निंग्स 2 रुपए है। मैं आपसे सीधी सी बात पूछ रहा हूं, डिविडेंड कितने परसेंट बांटा? आप बोलोगे सर 8/10 इंटू 100, 80%। और कितना नहीं बांटा? 20%। कैसे निकाला? डीपीएस अपॉन ईपीएस। क्या यही किया आपने? डीपीएस अपॉन ईपीएस। 8 बांटा 10 में से 80% बांटा। और रिटेन अर्निंग्स का परसेंटेज कैसे निकालोगे? आरईपीएस अपॉन ईपीएस इंटू 100। रिटेन अर्निंग्स पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर्स। क्या आपको बात समझ आ गई? अगर एक 80% है तो दूसरा 20% होगा, और इसी को बोला जाता है डिविडेंड कितना बांटा इज नोन एज डिविडेंड पे आउट। डिविडेंड पे आउट, डिविडेंड पे आउट रेशियो, डिविडेंड पे आउट रेशियो। समझ आई आपको? तो ओनर हमेशा इसी तलाश में रहता है कि भाई डिविडेंड कितना मिलेगा, और वो क्या देखता है? डिविडेंड पे आउट रेशियो देखता है। तो क्या बना? डीपीएस अपॉन ईपीएस। दिस इज नोन एज डिविडेंड पे आउट, दिस इज नोन एज डिविडेंड पे आउट रेशियो। समझ आई आपको बात? तो ये अपने 3 स्टेप दिए हुए, एक तरीके से पहले ईपीएस निकालना सिखाया हुआ है, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, फिर डिविडेंड अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स तो डीपीएस आया, फिर डीपीएस अपॉन ईपीएस कर दिया तो डिविडेंड पे आउट आ गया। 3 स्टेप हो गए। इसमें हमें क्या निकालना सिखाया? ईपीएस। इसमें क्या निकालना सिखाया? डीपीएस। और फिर बोलते हैं डीपीएस अपॉन ईपीएस कर दो। ये हमारे ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू से आ गए। और जब हम बात करें मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से, रिलेटेड टू मार्केट, इसको क्या बोले हम? रिलेटेड टू मार्केट। एक चीज और बता देता हूं, ठीक है? रिलेटेड टू मार्केट बोलो या फिर रिलेटेड टू इन्वेस्टर बोलो। इन्वेस्टर क्या देखेगा? इन्वेस्टर पीई रेशो देखेगा, डिविडेंड यील्ड देखेगा। ऊपर था डिविडेंड पे आउट, ये होगा डिविडेंड यील्ड। और एक देखेगा मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू का रेशो, और एक देखा क्या? क्यू रेशो। क्या देखेगा? क्यू रेशो। तो ये 4 रेशो देखेगा। सर डिविडेंड यील्ड का क्या मतलब होता है? जैसे अभी आपने ऊपर निकाला डीपीएस अपॉन ईपीएस, क्या आपने डीपीएस का परसेंटेज ईपीएस पे निकाला? जब आप डीपीएस का परसेंटेज मार्केट प्राइस पे निकालते हो तो वो क्या कहलाता है? डिविडेंड यील्ड कहलाता है। डिविडेंड यील्ड कहलाता है। ठीक है, डिविडेंड यील्ड क्या होगा? डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस, डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस। ऐसे ही अर्निंग यील्ड भी निकलता है, अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस। सर ये क्यों निकालते हैं भाई? अगर आप मुझे एक बात बताओ, आप इन्वेस्टर हो, आप ओनर नहीं हो, आपने अभी पैसा लगाया हुआ नहीं, आप पैसा लगाने का सोच रहे हो, तो आप पैसा लगाओगे तो मुझे बताओ आपको किस रेट पे शेयर मिलेगा? सर आज की रेट पे शेयर मिलेगा। और आज मान लो रिलायंस 1200 रुपए का चल रहा है और रिलायंस ने आपको 10 रुपए डिविडेंड दिया, तो आप क्या बोलोगे? आपको कितना डिविडेंड मिला? 10/1200। बस इसका परसेंटेज निकालना है। तो आप किसी भी चीज का परसेंटेज कैसे निकालोगे? आज 1200 दूंगा, वो बदले में मुझे 10 देगा, 10/1200। तो आज जो आप दे रहे हो दैट इज मार्केट प्राइस, और वो जो आपको देगा दैट इज डिविडेंड। तो डिविडेंड अपॉन मार्केट प्राइस, डीपीएस अपॉन एमपीएस। क्या ये बात समझ आई आपको? ये बात समझ आई आपको? और ऐसे ही कौन आता है? अर्निंग यील्ड आता है। ठीक है, अच्छा। एक पीई रेशो होता है। पी रेशो क्या होता है भाई? पी रेशो मतलब आज आपका अर्निंग पर शेयर 10 रुपए, मतलब आपकी कंपनी 10 रुपए कमा रही है और आपका पीई रेशो मान लो 30 है। इसका मतलब पता है क्या हो गया? इसका मतलब पता है क्या हो गया? अगर आप 10 रुपए कमा रहे हो, लोग आपको उसके बदले 30 गुना पैसा देने को तैयार है, तो इसका मतलब एमपीएस कितना आ गया? 300 आ गया। तो मार्केट प्राइस 300 आ गई। इसका क्या मतलब हो गया? अगर आप 10 रुपए कमा रहे हो और पीई रेशो 30 है, मतलब लोग आपको 300 रुपए देने को तैयार है। आप 10 कमाओ, लोग आपको 300 देंगे। इसका मतलब ये एक तरीके से एक फैक्टर है, ये एक फैक्टर है जो लोग देने को तैयार है। आप कितना टाइम्स आपको देने को तैयार है? क्यों देने को तैयार है? आपकी रेपुटेशन अच्छी होगी। तो इन्वेस्टर क्यों देखेगा इसको? भाई किसी कंपनी में अगर किसी को इन्वेस्ट करना है तो जाके पीई रेशो तो देखेगा। पीई रेशो से रेपुटेशन पता चलती है। मान लो किसी का पीई रेशो 80 है, इसका मतलब लोग आपको 80 टाइम्स पैसा देने को तैयार है। आपकी रेपुटेशन अच्छी है। पता नहीं 80 का मतलब अच्छी होती है गंदी? सर कैसे पता चलेगा? वही बोलूंगा,
अपने किसको देखकर, कॉम्पिटिटर्स को देखकर। मान लो आपके कॉम्पिटिटर्स का पी रेशो 30 है और आपका 80 है, मतलब आपकी रेपुटेशन अच्छी है, लोग आपको ज्यादा पैसा देने को तैयार है। आप 1 कमाते हो, लोग आपको 80 देते हैं। अब 10 कमाते हो, लोग आपको 800 देते हैं। 10 इंटू 80 मतलब मार्केट प्राइस जितना लोग आपको देते हैं, दैट इज नोन एज पीई रेशो। और अगर आपने एक बात और देखी हो, अर्निंग यील्ड का फॉर्मूला क्या था, ईपीएस अपॉन एमपीएस, और यहीं पे एमपीएस अपॉन ईपीएस किसका बन जाएगा, पीई रेशो का बन जाएगा। किसका बन जाएगा, पीई रेशो का। मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू पर शेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू पर शेयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू पर शेयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि लोग बहुत ज्यादा देखकर इसको इन्वेस्ट करते हैं। फॉर्मूला तो साफ दिख रहा है, ऊपर आएगी मार्केट वैल्यू और नीचे आएगी बुक वैल्यू पर शेयर। मार्केट वैल्यू पर शेयर, बुक वैल्यू पर शेयर। मार्केट वैल्यू पर शेयर कहां से आएगी, आपको गिवन होगी, ये तो अपने मार्केट से डिसाइड होती है। सर बुक वैल्यू पर शेयर कहां से आएगी, बुक वैल्यू पर शेयर यहां से आएगी। क्या आपके पास यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल है, यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस है, इन दोनों को जोड़ो, बुक वैल्यू, इन दोनों को जोड़ो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स का, तो आपके पास बुक वैल्यू पर शेयर आएगी। इन दोनों को जोड़ के क्या बोला, मान के चल रहा है प्रेफरेंस नहीं है, इन दोनों को जोड़ के क्या बोला, नेटवर्थ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, तो ये आपके बुक वैल्यू पर शेयर आ गए। क्या आ गए, बुक वैल्यू पर शेयर। तो ऊपर आएगी मार्केट प्राइस, ये कहां से आएगी, मार्केट से आएगी, डिमांड और सप्लाई से आएगी। बट बुक वैल्यू पर शेयर हम निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, बैलेंस शीट में जाएंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल लेंगे प्लस रिजर्व एंड सरप्लस लेंगे, दोनों जोड़ेंगे और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कर देंगे। अब मेरे पास टॉपिक बचा है क्यू रेशो, एक मेरे पास बचा है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का टॉपिक, जो कल मैं आपको क्वेश्चंस के साथ कराऊंगा, कल क्वेश्चंस के साथ कराऊंगा। तो आज 29 तारीख है, 30 तारीख को क्वेश्चंस होंगे और 31 तारीख को इसका टेस्ट होगा। 31 तारीख को इसका टेस्ट होगा, तो 30 तारीख को क्वेश्चंस। इसके साथ मैं आपको क्यू रेशो कराऊंगा, इसके साथ मैं आपको डुओ पॉइंट एनालिसिस कराऊंगा, इस बार इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ मैं आपको इसके अंदर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के फॉर्मूले कराऊंगा। ये तीनों चीजें हमारे पास रहने वाली है क्वेश्चंस के साथ, और फिर हम चलेंगे इसके टेस्ट के ऊपर 31 तारीख को, और 1 तारीख को लेवरेजेस के सारा टॉपिक आ जाएगा, और 2 तारीख को लेवरेजेस का टेस्ट, और उसके साथ ही खत्म। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ आया होगा और फॉर्मूले भी याद हुए होंगे। कल क्लास कितनी देर की रहेगी, कल लगभग 1.5 घंटे की क्लास और रहेगी, और सारे के सारे क्वेश्चंस अपन कवर कर लेंगे। तो इसी के साथ टॉपिक खत्म होते हैं दोस्तों अपने रेशोज के। उम्मीद करता हूं समझ आए होंगे और सारे रिवाइज हुए होंगे अच्छे खासे। ठीक है, चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, जब तक के लिए बाय बाय।